यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो हमारी साइंस टेक्नोलॉजी की मैगजीन है इसका स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 4। ठीक है, पार्ट 3 तक हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर लिया था, राइट। पार्ट 3 में जो टॉपिक थे हमारे दूसरा तीसरा, ठीक है, और आपका यहाँ पे चौथा जो था वो भी खत्म हो गया था। ठीक है, पाँचवें का कुछ पॉइंट यहाँ पर चल रहा था, तो 5 पॉइंट यहाँ से मुझे 3 से कराना है, राइट। कौन सा कराना है? 5 पॉइंट यहाँ से 3, ये सुर्खियों में जो हमारे अंतरिक्ष मिशन है यहाँ से स्टार्ट कराना है पार्ट 4 में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ से टॉपिक को अपने देखते हैं, राइट। और देखो जितने भी मैगजीन हमारी रहेंगी वो सब मैं आपको यहाँ से कवर करा दूंगा एक दिन। अभी जैसे अब मैंने आपका साइंस टेक्नोलॉजी करा रहा हूँ, ठीक है, तो कल आपका IR करा दूंगा, राइट। तो इस टाइप से आपको जितनी रहेंगी वो मैं सब आपको यहाँ पर कवर करा दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ से टॉपिक 4 में 5.3 से। यहाँ से पहला टॉपिक है हमारा, इसमें बोल रहा है सुर्खियों में कुछ रहे अंतरिक्ष मिशन है। मिशन जूनो मिशन नासा, उद्देश्य क्या है? बृहस्पति ग्रह की उत्पत्ति और विकास को समझना। ये बृहस्पति को के संभावित जो ठोस ग्रही कोर है इसकी जांच करेगा, साथ ही क्या इस ग्रह के तीव्र चुंबकीय क्षेत्र का मानचित्रण भी तैयार करेगा। ठीक है, जूनो मिशन जो हमारा ये है। पेस मिशन ये क्या है? ये हमारा प्लैंकटन एरोसोल जो हमारे क्लाइमेट ओशन इकोसिस्टम है, इसके मिशन का उद्देश्य यह है कि समझना कि महासागर में जो हमारे वायुमंडल के बीच जो कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय है ये कैसे होता है। ठीक है, इस रहस्य को समझना कि एरोसोल जो हमारे महासागरीय जल है इसकी सतह पर पादप जो प्लवक होते हैं उसकी वृद्धि को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ देखो कुछ मिशन है, ये आपको यहाँ से पढ़ना है। मैं जो हाईलाइट कर दे रहा हूँ वो मिशन आपको सिर्फ पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि मुझे सिर्फ यहाँ पे बोलना पड़ेगा, यहाँ पे सब पूरा फैक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो जूनो मिशन हमारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पेज, और एक हमारे यहाँ पर है ड्रैगन फ्लाई मिशन, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, और यूरोपा क्लिपर ये भी पढ़ना है। अगर आपके पास मैगजीन है तो ठीक है, वरना आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, या प्रिंट आपको निकालना है तो प्रिंट निकाल के कर लो तो और अच्छा है, राइट। जैसा आपको पढ़ना है वैसा आप पढ़ सकते हो उसमें। अर्थ केयर मिशन यहाँ पर जो है ये तो इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है राइस मिशन। ठीक है, ये आपको कर, बाकी जितना मैंने बताया ऊपर और एक यहाँ पे इतना करना है। आगे देखते हैं सुर्खियों में हमारे जो कुछ टेलीस्कोप्स हैं, जैसा देखो यहाँ पर वो रखा है MACE, ठीक है, जो हमारा मेजर एटमॉस्फेरिक जो चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट है, इसको देखते हैं इसके बारे में। ये एशिया का सबसे बड़ा इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप है। ये इस तरह का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीस्कोप माना जाएगा। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा। चेरेनकोव जो हमारा टेलीस्कोप है दुनिया का सबसे बड़ा चेरेनकोव टेलीस्कोप है। ठीक है, जो वर्तमान में निर्माणाधीन है। ठीक है, इसमें क्रमशः स्पेन और चिली में स्थित दो ऐसे जो एरे क्षेत्र यहाँ पर इसमें शामिल होंगे। अवस्थिति क्या है? लगभग यहाँ 4300 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित रहेंगे, जो दुनिया में अपनी तरह के सबसे ऊंचाई के स्थित टेलीस्कोप होंगे। ठीक है, उद्देश्य क्या होगा? ब्रह्मांड की जो हमारी उच्च ऊर्जा है उसको घटना का जो हमारी घटना है, जैसे यहाँ पर सुपरनोवा, उसको समझने के लिए उच्च ऊर्जा गामा किरणों का यहाँ पर निरीक्षण करना, राइट। यहाँ पर यह क्या होगा? इसका टारगेट होगा, उद्देश्य होगा इसका। आगे क्या है? जो हमारे यहाँ पर इसका कुछ नाम वैज्ञानिक नाम है पावेल, जो हमारे एलेक्सचेविच, ठीक है, उनके यहाँ पर चेरेनकोव का नंबर यहाँ पर रखा गया। उन्होंने पाया कि यहाँ पर जो अवशिष्ट कण हैं कुछ स्थितियों के तहत यहाँ पर गैर चालक के माध्यम से गुजरने तक चमक उत्पन्न करते हैं। ऐसी स्थिति में चेरेनकोव रेडिएशन इसको कहते हैं। ठीक है, में से जो अन्य भागीदार जो हमारे समर्थन भाभा जो हमारे परमाणु अनुसंधान है इसके बाद BARC, ठीक है, उसके द्वारा यहाँ पर स्वदेशी रूप से बनाया गया। ये आपका फुल फॉर्म दे रखा है इसका। ठीक है, तो याद रखना है कुछ बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जैसे कितने मीटर ऊंचाई पर है। ठीक है, कहाँ स्वदेशी बनाया गया तो कहाँ पर बनाया गया है, राइट। मेस का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, और ये दुनिया का कौन सा नंबर का होगा, किसके नाम पर यहाँ पर ये रखा गया, कितनी ऊंचाई पर है। तो ये 4-5-6 बातें आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं स्क्वायर किलोमीटर एरे, ये क्या है? स्क्वायर किलोमीटर एरे SKA ने पहला पर्यवेक्षण पूर्ण कर लिया। इस प्रकार इसने आंशिक रूप से काम करना आरंभ कर दिया है। ठीक है, तो क्या होगा स्क्वायर किलोमीटर एरे के बारे में? यहाँ पे देखो SKA जो हमारा है ये प्रोजेक्ट का लक्ष्य है विश्व का सबसे बड़ा रेडियो हमारा टेलीस्कोप है बनाना। ठीक है, इसका अधिग्रहण क्षेत्र 1 वर्ग किलोमीटर से अधिक होगा। ठीक है, जो हमारा एरिया कितना होगा? 1 वर्ग किलोमीटर से अधिक होगा। और SKA में एक वैश्विक वेधशाला सम्मिलित होगी। इसके तहत 2 बड़े टेलीस्कोप होंगे, इसमें एक दक्षिण अफ्रीका और दूसरा आपका एक ऑस्ट्रेलिया में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, SKA टेलीस्कोप के क्या उद्देश्य होंगे? देखो उद्देश्य के बारे में, ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझना, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के तरंगों का पता लगाना, ठीक है, और क्या है? और आपके आकाशगंगा में जो हमारे डार्क मैटर है उसके ब्रह्मांडीय जो चुंबकीय हैं उसके विकास को समझना। आपसे सिंपल सा बोलेगा कि जो SKA टेलीस्कोप है, ठीक है, उसका उद्देश्य क्या है, राइट। SKA मतलब क्या हुआ? हमारा स्क्वायर किलोमीटर एरे। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होगा? पहला ये बोलेगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझना। ठीक है, ब्रह्मांड हमारा जो है इसमें क्या है, क्या किस किस से बना है, किस मिलकर बना, ये भी आपको पता लगाना। ठीक है, तुम्हारा गलत हो जाएगा क्योंकि इसके बाद भी कहीं नहीं जा रही है। ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण तरंगों को पता लगाना, राइट।
गुरुत्व वेव को पता लगाना, तो वेव की बात नहीं कही जा रही है यहाँ पर, गुरुत्व जो तरंग को ही वेव बोलते हैं, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण तरंगे और आपसे बोले गुरुत्वीय वेव, तो ये चीज़ याद रखना है, गुरुत्वाकर्षण तरंगे और गुरुत्वीय तरंगे, तो ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। तो गुरुत्वाकर्षण तरंगे पूछेगा तो ठीक है, गुरुत्वीय तरंगे पूछेगा या गुरुत्वीय वेव पूछेगा तो हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। और आकाशगंगा को डार्क मैटर की जो ब्रह्मांडीय चमकी विकास उसको समझना, ठीक है, तो हमारा करेक्ट होगा। तो जितनी बातें यहाँ पर देखना है, और जो कुछ अलग से भी बातें यहाँ पर क्वेश्चन में दे सकता है, क्वेश्चन पूछेगा तो। आगे यहाँ पर है, भारत 2012 में एसके संगठन में एसोसिएट सदस्य के रूप में यहाँ पर शामिल हुआ था। इसने एसके टेलीस्कोप के निर्माण के पूर्ण चरण के सक्रिय रूप में भाग लिया है, राइट। आगे देखते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ जो टोक्यो है अटाकामा ऑब्जर्वेटरी जो परियोजना है TAO, इसके बारे में। ये हमारी TAO जो टेलीस्कोप है, साइट और संरचना निर्माण का कार्य पूरा होने पर चिली के सेंटियागो में एक समारोह आयोजित किया गया है, ठीक है। TAO परियोजना के बारे में, ये दुनिया का सबसे ऊंचा खगोलीय पर्यवेक्षण स्थल होगा, ठीक है। इस क्षेत्र की अत्यधिक ऊंचाई, विरल वातावरण और 12 मासी शुष्क जलवायु होती है। इसके निकट के जो हमारे अवरक्त होंगी तरंग दैर्घ्य लगभग पूरी श्रृंखला में पर्यवेक्षण करना संभव बनाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ खास इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, बस एक बार देख लेना है क्या है ये दुनिया का सबसे ऊंचा खगोलीय पर्यवेक्षण स्थल है। अब नोट कर लेना है जो हमारा TAO प्रोजेक्ट है, और 2-3 बातें जो दी ऐसे करके आप यहाँ पर नोट कर सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं, सुर्खियों में रही कुछ मुख्य उदाहरणाएं शब्दावली, जैसे ब्राउन डॉर्फ, ये क्या है, ठीक है, देखते हैं इसको। जो हमारा डॉर्फ JWST है, ठीक है, ये क्या है, ये इसका फुल फॉर्म होता है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ये लार्ज हमारे इंफ्रारेड है टेलीस्कोप है। ये नासा यूरोपीय स्पेस एजेंसी, कनाडाई अंतरिक्ष जो हमारी एजेंसी होगी वो, उसके सहयोग से यहाँ पर इसका परिणाम होगा। आपसे बोलेगा जो हमारा JWST है टेलीस्कोप, जो हमारा है लार्ज इंफ्रारेड टेलीस्कोप है, ये नासा द्वारा यहाँ पर जो विकसित किया गया है, ये नासा द्वारा यहाँ पर इसका नासा और यहाँ पर कनाडा अंतरिक्ष एजेंसी से उसे बनाया गया। तो क्या गलत हो जाएगा, क्योंकि नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी, कनाडा स्पेस एजेंसी यहाँ पर शामिल होंगे इसमें, ठीक है। इसके ब्राउन डॉर्फ्स के बारे में देखते हैं। ब्राउन डॉर्फ उन पिंडों को कहा जाता है जिनका आकार बृहस्पति जैसे जो विशाल ग्रह हैं और एक छोटे तारे के आकार के बीच यहाँ पर होता है, ठीक है। यहाँ पर इनका जो आकार होगा ये बता रहा है। दूसरा, ऐसे तारों के पास एक नियमित तारे की तरह समान हाइड्रोजन संलयन करने के लिए पर्याप्त द्रव्यमान नहीं होता है। इनके कारण क्या है, वे नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया बनाए नहीं रख पाते हैं। इससे क्या होगा, उनके अक्सर फील्ड स्टार भी यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है, ये कह दिया जाता है। तो यहाँ पर 2 बातें आपको सिर्फ याद रखनी है, ये जो मार्स का आकार होगा ये क्या होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर किसने जो यहाँ पर इसका सहयोग से परिणाम से यहाँ पर आया है, ठीक है। तीसरी बात है कि आप याद कर सकते हो, जो फील्ड स्टार्स को क्यों कहते हैं, ठीक है। आपसे बोलेगा कि जो ब्राउन डॉर्फ है इसको फील्ड स्टार के क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके पास क्या है 1 2 3 4 4 स्टेटमेंट दे देगा, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है, 3 बातें सिर्फ आपको करेक्ट करना है ऐसे। आगे, श्वेत वामन तारा, ये क्या है। पहली बार एक चट्टानी ग्रह को एक जले हुए तारे की परिक्रमा करते हुए देखा गया है, ठीक है। तो ये तारे श्वेत वामन तारा इसको कहते हैं। इसके बारे में, श्वेत वामन तारा एक तारीखी कोर है। जब किसी मरते हुए तारे को जो नाभिकीय हमारा ईंधन समाप्त हो जाता है तो उसकी बाहरी जो परत होती है अंतरिक्ष में क्या मुक्त हो जाती है, तब उसमें एक यहाँ पर ग्रही नेबुला का निर्माण होता है। इसके बाद तारे का जो भी भीतरी कोर बचा हो जाता है वह उसमें श्वेत वामन कहते हैं, ठीक है। वामन तारे की तुलना में विशाल तारे परमाणु अभिक्रिया की दर से अधिक होते हैं, ठीक। इसलिए क्या विशाल तारे का जीवन काल वामन तारों की तुलना में छोटा होता है। आपसे बोलेगा जो इसी वजह से हमारा जो होता है विशाल तारे का जो जीवन होता है वामन तारों की तुलना में बड़ा होता है, ठीक है। ऐसा करके आपको स्टेटमेंट घुमा देगा, राइट। तो यह याद रखना वामन तारा क्या होता है और इसकी तुलना में कैसा जीवन काल इसका क्या होता है, ठीक है, और क्यों इसे कहते हैं श्वेत वामन तारा, ठीक है। तो 3 बातें आपको यहाँ से पता होना चाहिए। चौथी बात यहाँ पर बोल रहा है, ये बोल रहा है यदि ऐसे तारे का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा से अधिक होता है, ठीक है। चंद्रशेखर सीमा मतलब सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1.44 गुना अगर अधिक होता है, तब ये या तो न्यूट्रॉन स्टार का या फिर ब्लैक होल यहाँ पर निर्माण करेगा, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ठीक। और जो हमारा चंद्रशेखर सीमा क्या होती है, ये द्रव्यमान का जो हमारा सूर्य के द्रव्यमान उसका 1.44 गुना है। तो 4.5 पॉइंट आपको यहाँ से ऐसे बना के नोट करके लिख लेना है। आगे देखते हैं यहाँ पर, ये क्या है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा फिजिक्स के एक अध्ययन में आइंस्टीन के सिद्धांत के अनुसार जो फ्लंजिंग रीजन है इसका पहला पर्यवेक्षणात्मक यहाँ पर प्रमाण प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं, ये क्या है, ये एक ब्लैक होल के आसपास का वह क्षेत्र है जहाँ मैटर ब्लैक होल के चारों ओर चक्कर लगाना बंद कर देता है और मैटर सीधे ब्लैक होल के अंदर यहाँ पर गिर जाता है, ठीक है। इसकी भविष्यवाणी अल्बर्ट आइंस्टीन ने समान सापेक्षता सिद्धांत था उसमें किया था। इसके अनुसार कणों के लिए ब्लैक होल के पर्याप्त निकट गोलाकार कक्षा में ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण से बचकर चक्कर लगाना असंभव होता है, ठीक है। जो प्लीजिंग जो रीजन्स हैं आकाशगंगा में सबसे महत्वपूर्ण जो या सबसे मजबूत गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर जो कुछ रहेगा पूछेगा आपसे तो यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है।
रीजन जो रीजन उसके बारे में अगर पूछेगा तो 2 से 3 बात आप बता सकते हो कि यहाँ पर क्या है ना। तो आप इतना जो रहेगा पॉइंट पढ़ लो। आगे देखते हैं ट्रोजन क्षुद्र ग्रह ये क्या है। देखो ट्रोजन क्षुद्र ग्रह के बारे में, ये सूर्य के चारों ओर एक ग्रह की कक्षा में स्थिर जो हमारे लैग्रेंज बिंदु है आमतौर पर L4 और L5 पर स्थित होते हैं। ठीक है, महत्व क्या है इसका, क्योंकि यहाँ पर क्या ट्रोजन जो हमारे क्षुद्र ग्रह हैं लंबे समय तक गुरुत्वाकर्षण के कारण स्थिर रहते हैं। ठीक है, इसलिए उनका जो अध्ययन है सौर मंडल के विकास के बारे में उपयोगी जानकारी प्रदान कर सकता है। ठीक है, मिशन लूसी 2021 में लॉन्च किया गया था। बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रह का पता लगाने वाला यहाँ पर पहला मिशन होगा ये। ठीक है, कौन सा मिशन, जो आपका यहाँ पर लूसी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आगे देखते हैं। देखो यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछेगा मिशन लूसी के बारे में, जैसे बृहस्पति के जो क्षुद्र ग्रह उसका पता लगाने के लिए। ठीक है, अगर बृहस्पति के बारे में पूछेगा ये बात, तो बृहस्पति का हमारा जो और भी हमारे ग्रह हैं, ग्रह को लेकर जो भी बातें हैं, स्टैटिक से 2 बातें पूछ लेगा। 2 बातें स्टैटिक से पूछेगा, तीसरी ग्रह भी बातें ये भी बोल देगा कि जो भी ये बृहस्पति का जो हमारे मिशन लूसी है बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रह का पता लगाने के लिए मिशन है ये। ठीक है, तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लेगा। आगे देखते हैं सुपर ब्लू मून ये क्या है। सुपर ब्लू मून के बारे में, सुपर ब्लू मून एक ऐसी घटना है जहां सुपर मून और ब्लू मून एक साथ देखे जाते हैं। ठीक है, जब चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम बिंदु पर हो उसी समय वह पूर्णिमा के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, तो उसे सुपर मून कहा जाता है। ब्लू मून 2 प्रकार के होते हैं, एक मासिक ब्लू मून और दूसरा मौसमी ब्लू मून। ठीक है, मासिक और मौसमी दोनों आपको अलग अलग याद रखना है। ठीक है, ये मासिक जो ब्लू मून तब होता है जब एक ही माह में 2 बार पूर्णिमा दिखाई देती है। राइट, मौसमी ब्लू मून तब होता है जब एक ही मौसम में समानता 3 की बजाय 4 पूर्णिमा दिखाई देती हैं। ठीक है, तो डिफरेंस याद रखना है मौसमी ब्लू मून और मौसमी ब्लू मून में। ठीक है, तो मासिक और मौसमी में। ठीक है, 2 आपको याद रखने हैं। उसके बाद ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कब यहाँ पर देखे गए थे जो पूर्णिमा के रूप में दिखाई देते हैं, इसे सुपर मून कहते हैं। सुपर मून के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो 3 बातें आपको यहाँ से याद रखना, सुपर मून, ठीक है, मासिक ब्लू मून और मौसमी ब्लू मून। ठीक है, 3 बातें आपको यहाँ से कवर करनी है। आगे देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियाँ। RHUMI-1। ठीक है, ये क्या है, रियूजेबल जो हाइब्रिड रॉकेट है, इसने लॉन्च किया भारत ने पहला अपना। ठीक है, सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया। तो देखते हैं इसके बारे में। ये रॉकेट तमिलनाडु स्थित स्टार्स जो आपका स्पेस जोन इंडिया है मार्केट ग्रुप के सहयोग से यहाँ पर विकसित किया जा रहा है। ठीक है, इसे मोबाइल लॉन्चर इसका इस्तेमाल करके लॉन्च किया गया है। इसमें 3 क्यूब सैटेलाइट और 50 पिको यहाँ पर सैटेलाइट शामिल हैं। ठीक है, ये दोनों तरह के यहाँ पर सैटेलाइट्स ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से संबंधित डेटा का एकत्र करेंगे। राइट, कैसा, ये ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन समेत दोनों का डेटा यहाँ पर एकत्र करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। क्यूब सैटेलाइट नैनो उपग्रह का एक प्रकार होता है। इनका वजन 1 से 10 किलोग्राम के बीच होता है। ठीक है, दूसरा पिको सैटेलाइट जो होते हैं इनके आकार छोटे होते हैं और इनका वजन आमतौर पर 0.1 से 1 kg के बीच यहाँ पर होता है। ठीक है, 0.1 से 1 किलोग्राम के बीच होता है। ठीक है, और अगला क्या बोल रहा है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। हाइब्रिड रॉकेट इंजन जो होता है, इसकी इस तरह का एक हाइब्रिड जो रॉकेट इंजन है, इसमें एक ठोस और तरल प्रवणता वाले हमारे कॉम्बिनेशन का एक उपयोग किया जाता है, जिसमें इंजन की दक्षता में सुधार होता है और परिचालन में लागत में कमी आती है। राइट, पर्यावरण के अनुकूल ये 100% जो आपके पायरोटेक्रिक मुक्त है और इसमें TNT का प्रतिशत भी 0 होता है। जो हमारा ट्राइनाइट्रोटोलन होता है उसका जो परसेंटेज होता है वो भी 0 होता है। ठीक है, रियूजेबल रॉकेट के बारे में इसमें देखते हैं। ये पृथ्वी पर वापस आ जाते हैं। इनके इस प्रकार के रॉकेट्स को फिर से नए यहाँ पर पेलोड्स में स्थापित करके लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है, लाभ क्या होगी, लाभ इसमें हमारी जो लाभ होगी, प्रॉफिट क्या होगा, लागत में बचत होगी, अंतरिक्ष मलबे की कमी होगी और लॉन्च की संख्या में यहाँ पर वृद्धि होगी। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एक तो क्यूब सैटेलाइट के बारे में पूछ सकता है, इनका वजन कितना होता है इससे, और पिको सैटेलाइट के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये स्टेटमेंट में रख के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि इतना इजी आपसे सिंपल से नहीं पूछेगा क्वेश्चन। ठीक है, स्टेटमेंट में लगा के क्वेश्चन को पूछेगा। दूसरा, हाइब्रिड जो हमारा रॉकेट इंजन है उसके बारे में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, ये पर्यावरण अनुकूल के लिए पर 100% जो पायरोटेक्रिक मुक्त है। इसमें TNT भी 0% आपसे बोलेगा, जिसमें TNT है 0 तो हमारा पायरोटेक्रिक मुक्त है, लेकिन यहाँ पर जो TNT होगा ये इसका कुछ % यहाँ पर देखा गया, ऐसे कुछ करके बोलेगा। ठीक है, तो क्या है आपको याद रखना, TNT हमारा 1 भी % नहीं है, पर्यावरण के अनुकूल है यहाँ पर ये। राइट, 2 बातें आप यहाँ से हो गई और 1-2 बात आप यहाँ से देख सकते हो कि जो ये हमारा 3 क्यूब सैटेलाइट है, 50 पिको सैटेलाइट है, ये दोनों तरह के जो सैटेलाइट है ग्लोबल वार्मिंग की जलवायु परिवर्तन संबंधित डेटा को एकत्र करेंगे। ठीक है, तो एक बात आपको यहाँ से करनी है। आगे देखते हैं अंतरिक्ष आधारित यहाँ पर निगरानी, ये क्या है, SBS जो हमारी है 3। ठीक है, स्पेस जो बेस आपका सर्विलांस है ये, इसमें ये जो हमारी है, इससे पहले SBS जो 2001 और 2013 में परियोजनाओं का अगला चरण था।
ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। इसकी निगरानी के लिए तीसरे चरण की जो तहत यहाँ पर निगरानी के लिए निम्न भूकक्षा है ना, उसको लेकर यहाँ पर भू स्थिति जो कक्षा होती है उसमें 50 से 52 उपग्रह स्थापित यहाँ पर किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 52 डेटा दे रखा है, तो क्या होगा 52 जो उपग्रह यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI से लैस होंगे उपग्रह, और एक नया पृथ्वी की अलग अलग कक्षाओं को लेकर स्थापित किया जाएगा। इनके साथ ही यहाँ पर जो उपग्रह होंगे वो जियो इंटेलिजेंस एकत्रित करने के लिए हमारे जो अंतरिक्ष है उसमें दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने में भी सक्षम होंगे। ठीक है, जब पृथ्वी में 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जियो में स्थित जो उपग्रह है किसी और जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको डिटेक्ट करता है, तो क्या अपनी पृथ्वी से 400 से 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर यहाँ पर जो LEO है, मतलब हमारे जो निम्न भूकक्षा है, ठीक है, उसमें यहाँ पर उपग्रह को ऑब्जेक्ट के रूप में नज़दीक अवलोकन करने के लिए यहाँ पर दिशा निर्देश दे सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछिएगा यहाँ से? देखो क्वेश्चन यहाँ से कुछ खास बनने वाला नहीं है, बस यहाँ से आपसे ये पूछ सकता है कि जो हमारे यहाँ पे SBS है इसको लेकर निम्न भूकक्षा है और जो आपका उच्च भूकक्षा है, ठीक है, उसको लेकर यहाँ पर पूछ सकता है। और ये भी बोल सकता है कि यहाँ पर जो परियोजना है इसका अगला चरण यहाँ पर कितने जो हमारे इसके दौरान हमारे कौन कौन से जो ये थे प्रक्षेपित किए गए थे। ठीक है, एक तो आपका कार्टोसैट 2 है ना, रीसेट 2, राइट, ये सब आपसे पूछ सकता है। और कुछ खास क्वेश्चन यहाँ से आपका बनेगा नहीं। ठीक है, और जो पृथ्वी से कितने किलोमीटर की यहाँ पर ऊंचाई पर स्थित उपग्रह है, जैसे कि यहाँ पर ये बोला रखा था, राइट, तो एक पॉइंट ये हो गया, ऊपर था ये वाला, दूसरा 2 पॉइंट हो गए। और अंत ये क्या है, क्या क्या हमारा काम करेगा, अंतरिक्ष की निगरानी करेगा, है ना, और ये सब चीज़ सुरक्षा किसकी सुरक्षा करेगा, राष्ट्रीय जो हमारी सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी निगरानी के लिए यहाँ पर एकत्र करने के लिए डेटा बताएगा। ठीक है, तो ये तीसरी बात आपको ये देखनी है, और बस 3 ही बात आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। वैन एलन जो रेडिएशन है बेल्ट, ये क्या है, ये हमारा विश्व का पहला निजी स्पेस वॉक सफलतापूर्वक पूरा किया गया। ठीक है, इसके बाद वैन एलन रेडिएशन बेल्ट के बारे में देखते हैं। ये क्या है, एक खगोली जो भौतिकी विज्ञान जेम्स वैन एलन ने 1958 में से खोजा था। ठीक है, 1958 में पृथ्वी के चुंबकत्व उच्च ऊर्जा वाले विकिरण कणों को बांध कर रखता है ये। ठीक है, कौन से उच्च ऊर्जा वाले जो विकिरण है उनको बांध कर रखता है, राइट। उसके बाद ये रखता है तथा पृथ्वी को सौर तूफानों और जो पवन है उनसे यहाँ पर बचाता है। ज्ञात है कि यहाँ पर जो सौर तूफान और पवन जो प्रौद्योगिकी है उसके साथ साथ यहाँ पर पृथ्वी पर रहने वाले जो लोग हैं उसको भी नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आपसे बोलेगा कि यहाँ पर जो ये चीज़ है ये सौर तूफानों को पवनों से बचाएगा और जो पृथ्वी पर रहने वाले लोग हैं, ठीक है, उनको भी यहाँ पर इससे बचाएगा। ठीक है, तो क्या गलत है, उनको यहाँ पर नुकसान पहुँचाएगा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे ऐसा, राइट। दूसरा पॉइंट, एक तो यहाँ से आप पॉइंट बना आपका। दूसरा, ये अवरोध विकिरण की 2 बेल्ट्स होती है, इनकी आंतरिक और बाहरी जो सतह होती है वो बेल्ट बनाती है, जिन्हें वैन एलन बेल्ट्स के रूप में जानते हैं। ये बेल्ट जो हमारे पृथ्वी के घेरे हुए हैं, क्या है, ये बेल्ट जो हमारे हैं पृथ्वी को घेरे हुए, और आंतरिक बेल्ट ब्रह्मांडिक किरणों की जो आ रही है उसकी पृथ्वी की जो वायुमंडल है उसके साथ परस्पर अंतःक्रियाएं उत्पन्न होंगी। बाहरी बेल्ट जो है ये सूर्य से उत्पन्न उच्च ऊर्जा वाले जो अरबी कण हैं उससे यहाँ पर बने होते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों और अंतरिक्ष यान को जो हमारे बाह्य अंतरिक्ष तक पहुँचने के लिए वैन एलन बेल्ट से होकर गुजरना पड़ता है। इस कारण उनके जो विकिरण हैं उनको जोखिम को सीमित करने के लिए इस क्षेत्र में तेज़ी से उड़ान भरना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट कुछ खास नहीं जो मैंने आपको ऊपर बताया किए, और आपके यहाँ पर जो हमारे इससे बचाता लिखा है। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको यहाँ से कवर करने हैं बस। कब खोजा गया था, है ना, किसने वैज्ञानिक ने खोजा था, किसके नाम पर यह है, ठीक है, वो भी आपको एक बार पढ़ लेना है, और कुछ यहाँ से खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, आगे देखते हैं। जासूसी जो हमारा जासूसी टोही उपग्रह, देखो जितना भी मैं बताता जा रहा हूँ ये आप सिर्फ सिंपल सा क्या करोगे, जो भी टॉपिक लिखा है यहाँ पर, जैसे कि 5.6.3 में जो भी हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम लिखा मैंने VARB ऐसा कुछ करके, ठीक है, जो भी टॉपिक हमारा लिखा मैंने, और उसके बारे में टॉपिक अंदर लिखा मैंने 3-4 बातें बताई, 3-4 बातें ये ऐसा है वो ऐसा है, ऐसा करके तीनों लिख दो, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। एक मतलब आपको क्या करोगे, 1 घंटे में आपका पूरी जो हमारी साइंस टेक्नोलॉजी है उसका 5 वाला चैप्टर, जैसे कि मैं आपको करा रहा हूँ 5वां करा रहा हूँ, तो 1 घंटे के अंदर पूरा हमारा 5 पूरा अच्छे से याद रहना चाहिए, जैसे मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, एक पॉइंट आपको माइंड में क्लियर बैठ जाना चाहिए, तो आपको ऐसे ही बैठेंगे क्लियर, जैसे आपको मैं बता रहा हूँ ऐसे करके आपको बना के आपको नोट बनाना है। ठीक है, जासूसी या टोही उपग्रह ये क्या होगा, दक्षिण कोरिया में अपना जो दूसरा सैन्य जासूसी टोही उपग्रह का सफलतापूर्वक यहाँ पर स्थापित किया गया। ठीक है, जासूसी टोही उपग्रह के बारे में, इस तरह के उपग्रह अन्य देशों की सैन्य जो हमारी गतिविधि उसके बारे में खुफिया जानकारी उपलब्ध कराते हैं। या तो क्या संचार जो हमारे उपग्रह होंगे ये भू प्रक्षेपण के जो उपग्रह हो सकते हैं। ठीक है, जासूसी उपग्रह के कुछ प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि हमारा है ऑप्टिकल इमेजिंग सैटेलाइट, इसमें क्या है, लाइट सेंसर्स लगे होते हैं। ये सेंसर जमीन पर मिसाइल जो लॉन्चिंग है उसके लोकेशन पर हथियारों और जो हथियार उनका यहाँ पर पता लगाएगा, लॉन्चिंग मिसाइल का और हथियारों का पता लगा सकते हैं। ठीक है, और रडार इमेजिंग सैटेलाइट ये क्या होते हैं,
ये उपग्रह बादल में छाए रहने के पर भी रडार प्रौद्योगिकी का उपयोग करके अंतरिक्ष से पृथ्वी की जो पर्यवेक्षण है वो कर सकते हैं, ठीक है। और सिग्नल जो हमारे इंटेलिजेंस या फेरेट सैटेलाइट है, ये रेडियो और माइक्रो जो वेव ट्रांस जो मिशन है उसको कैच करते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है 2 से 3 बात। क्या याद रखना है, देखो यहाँ पे दक्षिण कोरिया ने अपना दूसरा याद, किसने, दक्षिण कोरिया ने। पहला बात तो हमारा इंपॉर्टेंट ये है। दूसरी बात, इस तरह के उपग्रह हमारे क्या क्या करेंगे, सैन्य गतिविधियों के बारे में खुफिया जानकारी उपलब्ध कराएंगे, संचार या भू जो परीक्षण उपग्रह है ये भी हो सकते हैं ये, ठीक है। तो 2 बातें आपको ये पता होनी चाहिए। और इनके मुख्य प्रकार हैं तो, ठीक है, ये में लाइट सेंसर्स लगे होते हैं और इसमें आप मिसाइल लॉन्च करने और यहाँ पर हथियारों को पता करने के लिए एक अच्छा इनके पास पॉइंट होता है। तो ये सब चीज़ पता कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 से 4 बात ऐसे करके बनाओगे और ऐसे नोट करके आप लिख लोगे, ठीक है। तो अभी ये देखो कैसे आपको याद होंगी। आप जब एक बार सब पूरे अपना नोट्स बना लोगे, ठीक है, तो क्या होगा, आप रीड करोगे तो कुछ बातें, कुछ जैसे कि यहाँ पे आपको दिखा, कुछ बातें किसी और में समानताएं देखी जाएंगी, इसमें भी यहाँ पर कुछ बातें जैसे है, तो आपको माइंड में ये चीज़ हिट करेगा कि यहाँ पर समानताएं थी, उस वाले जो मैंने पढ़ा था उस वाले में भी समानताएं थी, अगर आप अच्छे से पढ़ते हो उस चीज़ को तो, ठीक है। जैसे मैंने बता रहा हूँ उससे नोट्स बनाओ और उसके बाद अच्छे से खुद को पूरा रिवाइज करो, तो आपको यहाँ पर खुद समझ आएगा कि हाँ काफ़ी अच्छा नोट्स मैंने खुद बनाया है, राइट। अपने आप भी रियलाइज होगा कि हाँ मैंने भी थोड़ा ठीक पढ़ा है, अच्छा आप बोल सकते हो या फिर जैसा आप बोल सकते हो आप, वो आपको जब पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा, राइट। आगे देखते हैं 5.6.5 अंतरिक्ष जो पर्यटन है। ये अंतरिक्ष पर्यटन संबंधित जो गतिविधि है, व्यक्ति को मनोरंजन जो आपके रोमांच या छुट्टी बिताने के लिए जैसे जो उद्देश्य है उसके अंतरिक्ष भेजने तो यहाँ पर आयोजित की जाती है, ठीक है। हमारे जो अंतरिक्ष पर्यटन के प्रकार क्या हो सकते हैं, देखो एक तो उपकक्षीय यहाँ पर जो होते हैं, इनमें यात्रियों का जो कार्बन रेखा है इसको लेकर वापस जाकर या वापस लाया जा सकता है, ठीक है, वापस जाना या वापस लाना इस पर हो सकता है। और कर्मल लाइन, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कर्मल लाइन देखते हैं। कर्मल लाइन हमारा औसत समुद्र तल से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक सीमा में स्थिर होता है, ठीक है। ये पृथ्वी की वायुमंडल के अंतरिक्ष की शुरुआत की सीमा बनाया जाता है, राइट। जो हमारे कक्षीय होते हैं ऑर्बिटल्स होते हैं, ये क्या, इनमें यात्रियों के जो कॉर्मन होते हैं इसकी रेखा काफ़ी ऊपर यहाँ पर ले जाते हैं, जिससे क्या यात्रियों को कई दिन तक यहाँ पर सप्ताह तक ऊपर बिता सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ आपसे नहीं पूछेगा, बस अपने पढ़ने के लिए थोड़ा सा माइंड में रख सकते हो, बाकी इसका नोट्स नहीं बनाना है आपको, ठीक है। कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं कि आपको थोड़ा सा मन में अपना माइंड में रखना है कि क्या है वहाँ पे क्वेश्चन था, ठीक है। आपको नोट्स इसका नहीं बनाना है, याद रखना है। आगे देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है, यूपीएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक है, क्या है, हेल्थ। हेल्थ से कई बार यूपीएससी ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, साइंस टेक्नोलॉजी से लेके भी। और हमारा हेल्थ जो टॉपिक है ये आपका सोशल इशू में भी कुछ टॉपिक हमारा देखा जाता है हेल्थ को लेकर, ठीक है। और आपका यहाँ पर जो मैं साइंस टेक्नोलॉजी बता रहा हूँ यहाँ पर भी काफ़ी इसका यूजेज है, ठीक है। तो देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, हर बार क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने वैश्विक क्षय रोग टीबी रिपोर्ट यहाँ पर 2024 जारी की है। रिपोर्ट में मुख्य बिंदु पर एक नज़र देखते हैं। क्या 2023 में वैश्विक जो टीबी है रोगों में से 26% मामले जो थे तथा टीबी के संबंधित जो वैश्विक स्तर पर हुई मृत्यु में 26% मौतें भारत में दर्ज की गई, ठीक है। मल्टी ड्रग प्रतिरोधी, यहाँ पर क्या है, रिफेम्पिसिन जो प्रतिरोधी टीबी संस्करण के मामले में यहाँ पर जो भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कौन सा, मल्टी ड्रग जो प्रतिरोधी है रिफेम्पिसिन प्रतिरोधी टीबी, उसके मामले में भारत क्या पहले रैंक पर है यहाँ पर, ठीक है। इस टीबी के बारे में देखते हैं क्या है। ये देखो, ये हमारा बैसिलस माइक्रोबैक्टीरियस जो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण होने वाली एक संक्रामक बीमारी है जो आमतौर पर फेफड़ों को प्रभावित करती है। इसी पल्मोनरी टीबी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी शरीर के अन्य हिस्सों को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए हमारा जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल है, ये टीबी जो हमारे स्केटल्स होते हैं इसके टीबी लिवर और जो आपके संक्रमण होते हैं इनको, राइट। संक्रमण क्या होगा इनका, ये हवा के माध्यम से फैलता है। जब कोई व्यक्ति संक्रमित व्यक्ति खांसता है या बोलता है या हंसता है या गाता है या छींकता है तो उससे यहाँ पर क्या है, ये फैलता है, ठीक है। सामान्य लक्षण क्या होते हैं, लंबे समय तक खांसी, कभी कभी खो ना जाना, साथ में सीने में दर्द, कमजोरी, थकान, वजन घटना, बुखार, ठीक है, रात को पसीना आना आदि यहाँ पर इसके पहचान के परीक्षण हो सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ड्रग जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं टीबी, इसमें मानक दवाओं का असर नहीं होता है। जो ड्रग रेजिस्टेंस होते हैं टीबी की जो मानक दवाओं की उस पर असर इसका नहीं होगा। पहचान के लिए जो हमारे परीक्षण होंगे क्या होंगे, एक्सपर्ट जो MTB है RIF, ये अल्ट्रा और यहाँ पर ट्रूनेट असिस होंगे, ठीक है। तो इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं टीबी के बारे में, इनमें से ऐसे बोल देगा कि कौन कौन से रोग हमारे यहाँ पर विषाणु जनित हैं, कौन कौन से रोग हमारे जीवाणु जनित हैं, इन्हें बताना रहेगा रोगों के बारे में, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एक तो पूछ सकता है। दूसरा, जो टीबी हमारा है किस टाइप का रोग है ऐसा करके बता देगा, राइट। ये हमारा जो रोग है ये बोल देगा ये वायरस मतलब विषाणु जनित रोग है, ऐसा करके बोलेगा, राइट। दूसरा ये बोलेगा कि जो हमारा दूसरा स्टेटमेंट दे देगा यहाँ पर कि जो इसका संक्रमण है, इसका संक्रमण
लोगों के माध्यम से आने पर नहीं फैलता है, ठीक है, जबकि यहाँ पर जो मतलब कोई जानवर है या फिर किसी कोई जीव जंतु उससे लेकर यहाँ पर फैलता है, ठीक है, ऐसा करके बोलेगा तो क्या गलत होगा, क्योंकि हमारे लोगों के आने में, संपर्क में, ठीक है, हवा के माध्यम से फैलता है, राइट। बाकी अब 2-3 बातें यहाँ पर याद रख लो कितना डेटा है। और डेटा भी एक स्टेटमेंट तीसरे में डेटा भी दे सकता है कि भारत में अभी तक क्या है 26% मामले जो हैं वो जो वैश्विक स्तर में जो मौतें देखी गई, जो हमारा टॉप पे है भारत में, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं यहाँ पे देखो कुछ दे रखा है, मल्टी ड्रग जो हमारा रेसिस्टेंट टीबी MDR है ये, ठीक है। इसमें क्या है, बैक्टीरिया कम से कम जो हमारा आइसोनियाजिट है और यहाँ पर रिफाम्पसिन है उसके प्रति प्रतिरोधी यहाँ रेसिस्टेंस होता है, ठीक है। TVXDR ये क्या है, और टोटली ड्रग्स हमारा जो TBR ये क्या है, ठीक है। इसमें सभी फर्स्ट जो सेकेंड लाइन को जो टीवी दवा है उसमें यहाँ पर प्रतिरोधी होता है, ठीक है। तो आपको एक एक बात बस सिर्फ आपको ये चीज़ पढ़ लेना है, बाकी जो मैंने नीचे बताया वो आपको नोट कर लेना है पॉइंट। टीबी को रोकने के लिए भारत के पहले क्या है, नेशनल हमारा ट्यूबरकुलोसिस जो हमारा एलिमिनेशन प्रोग्राम है ये चलाया जा रहा है, ठीक है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक नई पहल यहाँ पर उपचार पद्धति को मंजूरी दी है। इस पद्धति में अग्रलिखित 4 दवाइयाँ की खुराक यहाँ पर शामिल है, जिसमें से आपका बेडाक्लाइन, ठीक है, और पेट्रोमेनिड और आपका लाइनजोलिड जो है, और वहाँ पे मोक्सीफ्लोक्सासिन ये जो आपको होगी ये, ठीक है, फ्लोक्सासिन। तो यहाँ पर ये जो है 4 दवाएं यहाँ पर इसकी खुराक को लेकर बताया। इस पर उपचार पद्धति से टीबी उपचार में केवल 6 महीने लगेगा, और इससे क्या होगा 20 महीने तक यहाँ पर लगते हैं। मतलब जो हमारा नई उपचार जो पद्धति है टीबी के उपचार में केवल 6 महीने लगेगा, और इससे 20 महीने यहाँ पर लगते थे पहले, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान जो है ये मरीज के अतिरिक्त सहायता प्रदान करेगा और समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक जो उत्तरदायित्व है उसकी गतिविधि का लाभ उठाने के लिए पर शुरू किया गया था, ठीक है। अन्य क्या है, निश्चय जो पोषण योजना है उसमें नेशनल टीबी जो कॉल सेंटर है, निश्चय संपर्क टीबी मुक्त जो पंचायत पहले, ये सब यहाँ पर इसमें पहल कुछ यहाँ पर लाई गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो WHO इसकी कुछ पहल की गई, जैसे कि आपका एंड टीबी मतलब इन टीबी रणनीति को इसके लक्ष्य है, जैसे कि 2030 तक टीबी भारत के मामले में 80% तक की कमी करना, ठीक है। 2030 तक ये टारगेट आपको याद रखना, आपसे बोलेगा कि 2030 तक जो हमारा टारगेट रहेगा 100% टीबी को खत्म करना, राइट। तो हमारा क्या गलत हो जाएगा, क्योंकि 80% तक यहाँ पर बताया गया है, राइट। यहाँ पर जो दवा के नाम दे रखे हैं ये भी आपको एक बार याद रखना है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, यहाँ से जो यहाँ पर कुछ प्रोग्राम यहाँ पर पहले स्टार्ट की गई, ये पहले आपको याद रखनी है, ठीक है। तो 3 पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है इस वाले से। आगे देखते हो, टीबी से होने वाली मौतों की संख्या में 90% की कमी करना, और टीबी प्रभावित जो परिवार है उसके लिए आर्थिक तंगी या लागत को समाप्त करना, ठीक है। टीबी वैक्सीन जो हमारे एक्सेलरेटर जो काउंसिल है उसकी परिषद टीबी ने एक नए विकास के जो परीक्षण उसको लेकर प्रमाणन के उपयोग को लेकर गति प्रदान करने के यहाँ पर ये योजना बनाई है, ठीक है। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ पर जो मृत्यु है उसको यहाँ पर 90% तक कम करना। मंकी पॉक्स या एमपॉक्स ये क्या है देखते हैं, यह भी न्यूज़ में था। WHO ने एमपॉक्स जो था इसको आपातकालीन उपयोगी जो सूची है उसके तहत शामिल करने की भी घोषणा यहाँ पर की है, ठीक है। EUL, ठीक है, EUL क्या होता है, जो हमारा आपातकालीन उपयोगी सूची होती है, ये वास्तव में बिना लाइसेंस वाले चिकित्सा उत्पादों को मूल्यांकन की लिस्टिंग करने के लिए यहाँ पर जोखिम आधारित प्रक्रिया होती है। इसमें 3 प्रोडक्ट स्ट्रीम शामिल होते हैं, जैसे कि एक आपका टीका मतलब आपका वैक्सीनेशन होता है, चिकित्सा या उपचार, ठीक है, ट्रीटमेंट होता है हमारा जो ये इन यहाँ पर विट्रो डायग्नोसिस यहाँ पर दिए जाते हैं, मतलब 3 यहाँ पर जो है इसके प्रोडक्ट स्ट्रीम में शामिल है। एमपॉक्स के बारे में देखते हैं, ठीक है, ये क्या है। एमपॉक्स एक वायरस जनित रोग है, ठीक है, जो मंकी पॉक्स वायरस के कारण होता है। ये वायरस आर्थ्रोपॉक्सु वायरस जो जीनस से संबंधित होता है, ठीक है। ये एक जीनोटिक पशुजन रोग होता है। ये रोग संक्रमित व्यक्ति और पशु के निकट जो संपर्क में आने से क्या फैलता है, ठीक है। कैसे फैलता है ये देखो, 2 पॉइंट आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ठीक है, इतना। इसके बाद इस रोग के अधिकांश मामले मध्य और पश्चिमी अफ्रीका में दर्ज किए गए थे। एमपॉक्स जो हमारा प्रकार है वायरस के, ये क्लैड 1 और क्लैड 2 के यहाँ पर होंगे, इसके टाइप जो है प्रकार दे रखे हैं। ये चेचक के लिए विकसित टीके और उपचार को विशेष परिस्थिति में कुछ देशों में एमपॉक्स के इलाज के यहाँ पर स्वीकृत किया जा सकता है। हाल ही में क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एमपॉक्स के खिलाफ पहली वैक्सीन जो हमारी है प्री क्वालिफाइड किया है, जिसको लेकर एमपॉक्स के खिलाफ यहाँ पर पहली वैक्सीन का नाम MVA-BN है, ठीक है। आपसे बोलेगा एमपॉक्स और निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट, एमपॉक्स जो हमारा है ये एक विषाणुजनित रोग है, या बोलेगा आपको जीवाणुजनित। अगर जीवाणुजनित बोलेगा तो गलत है, अगर विषाणुजनित बोलेगा तो सही होगा। दूसरी बात ये बोलेगा ये अधिकांश मामले इसके
उत्तर और पश्चिमी अफ्रीका में दर्ज किए गए थे। तो क्या गलत हो जाएगा, ये मध्य और पश्चिमी अफ्रीका में दर्ज किए गए थे। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से होगा, जो हमारे एम्पॉक्स वायरस के प्रकार होंगे वो आपका क्लेड 1 और क्लेड 2 होंगे। ठीक है, तो हमारा सही हो जाएगा। आपसे बोलेगा क्लेड 1 और क्लेड 2 के वायरस इनमें हाल ही में न्यूज़ में देखे गए थे, ये किससे संबंधित है, एम्पॉक्स से, टीवी से, है ना, या बोल देगा अभी कोरोना वायरस से कुछ टाइप था वो, तो आपको याद रखना है ये किसके, एम्पॉक्स के हैं। इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। चौथा पॉइंट यहाँ से हमारा देगा, चौथा पॉइंट देगा आपको यहाँ से, चौथा पॉइंट आपका क्या पूछ सकता है, हाँ, जो चौथा पॉइंट होगा यहाँ से बोलेगा कि जो हमारे जो एम्पॉक्स है, ठीक है, एम्पॉक्स है, इसमें हाल स्टडी के अनुसार जो वायरस है इसको विकसित करने के लिए, मनुष्यों को संक्रमित करने के लिए यहाँ पर जो जीनोमिक ऑर्किडियन है इसका उपयोग यहाँ पर करेगा। तो क्या है, ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से क्या अपने क्वेश्चन जो स्टेटमेंट आपको ये याद करने हैं या लिख लेना है नोट्स बना के। आगे देखते हैं, इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन 2005 के अनुसार निम्नलिखित आधार पर किसी रोग को PHEIC घोषित किया जाएगा। PHEIC मतलब क्या होता है, ये मतलब इसका फुल फॉर्म होता है PHEIC, राइट। इसको देख लेता हूँ, यहाँ पे तो हाँ ये दे रखा है ऊपर, यहाँ पे दे रखा है, ये देखो PHEIC जो है यहाँ पर मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खतरे वाला जो सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल है ये। ठीक है, तो ये होता है इसका फुल फॉर्म। तो इसके बारे में देखते हैं। इंटरनेशनल हेल्थ जो हमारा रेगुलेशन है 2005 के अनुसार निम्नलिखित आधार पर जो किसी रोग को PHEIC तब घोषित किया था जब किसी रोग का प्रकोप असामान्य या अप्रत्याशित होता है। ठीक है, इस रोग के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, राइट। उस रोग के विरुद्ध यहाँ पर तत्काल जो अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई करना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, तो तीन बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। PHEIC मैंने फुल फॉर्म इसलिए दिखाया क्योंकि वो फुल फॉर्म से ही क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको PHEIC नहीं देगा क्योंकि आप ज़्यादातर नोट्स बुक मैगजीन में आपको ये दिखेगा, आपका इसका फुल फॉर्म दे देगा। ठीक है, और इसका जो फुल शॉर्ट फॉर्म है वो देगा ही नहीं आपसे क्वेश्चन में, राइट, क्योंकि आपको फंसाना है उसको। तो क्या यहाँ पे नहीं देगा, PHEIC नहीं देगा, ऊपर फुल फॉर्म मैंने इसलिए दिखाया आपको। वहाँ से पूछेगा कि ये जिसके यहाँ पर कौन कौन से जो हमारे किसके तहत यहाँ पर इसको ये घोषित कर सकते हैं। तो ये तीन बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, आपको नोट्स बना लेना है कैसे, PHEIC नीचे फुल फॉर्म इसका लिखना है, उसके बाद आपका ये ऐसे करके तैयार करना है, क्योंकि यूपीएससी कहीं से भी घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, लास्ट टाइम देखो 2019 में क्वेश्चन पूछा था उसने, CRISPR-Cas9 पे क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो उसको क्या पूछा था पता है कि यहाँ पे क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व किया होगा 2019 का प्रैक्टिस पेपर, तो उसमें सिर्फ उसने Cas9 पूछा था। Cas9 क्या है, ठीक है, बहुत लोगों ने Cas9 सोचा, Cas9 क्या है, कुछ लोगों के माइंड में था, करीब 70% लोगों ने तो कर लिया जो अच्छे से पढ़ा होगा, 30% तो ऐसे ही रह गए कि Cas9 पूछ क्या रहा है Cas9 के बारे में। जब तक CRISPR नहीं पूछा तब लोगों को Cas9 पता नहीं था कि क्या होगा। ठीक है, तो जो जिनको पता था उन्होंने सब कर लिया। काफ़ी इजी क्वेश्चन था वैसे ये जो पूछा था, राइट। उस टाइम पे बिल्कुल नया नया न्यूज़ में भी आया था। जो चीज़ यहाँ पर नई न्यूज़ में आती है वो यूपीएससी तुरंत उसको कैच करता है, पकड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं, बस यहाँ पे और कुछ इतना नहीं है। यहाँ पे आगे देखते हैं अपना उपेक्षित जो उष्णकटिबंधीय रोग हैं, जो हमारा नेग्लेक्टेड जो आपके ट्रॉपिकल डिसीज होंगे, ये क्या होंगे, एंटीडीज। देखो ट्रेकोमा के बारे में, यह रोग मनुष्य की आंखों को संक्रमित करता है। यह रोग हमारा क्लेमाइडिया जो ट्रैकोमैटिस जीवाणु उसके संक्रमण से होता है। यह संक्रामक रोग है जो रोगी व्यक्ति की आंख, नाक आदि के संपर्क में आने से फैलता है। यदि समय से इसका इलाज नहीं कराएंगे तो संक्रमित व्यक्ति के जीवन भर के लिए दृष्टिहीन भी हो सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे बोलेगा कि ट्रेकोमा के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। ट्रेकोमा जो रोग है हमारे मनुष्य की आंखों को संक्रमित करेगा, पहला तो करेक्ट है। दूसरा, ये क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस जो जीवाणु के कारण होता है, ये भी हमारा करेक्ट है। और ये हमारा ज़्यादातर आंखों में फैलता है, मतलब ये हमारा जो संक्रामक रोग है जो व्यक्ति की आंखों को प्रभावित करता है और नाक कान गले से संपर्क में रहित है, इससे मतलब नहीं करेगा। ठीक है, तो तीसरा गलत होगा क्योंकि यहाँ पर दे रखा है फैलेगा, राइट। चौथा स्टेटमेंट दे देगा, ये जो इसका अगर ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो क्या होगा, इसमें दृष्टिहीन भी व्यक्ति हो सकता है। नहीं, या फिर से बोल देगा इसका ट्रीटमेंट कराने पर जो व्यक्ति दृष्टिहीन नहीं होगा, यहाँ पे कुछ टाइम बाद इसका सही हो जाएगा, लेकिन क्या ऐसा गलत है, वो दृष्टिहीन हो सकता है। ठीक है, तो 3-4 बातें आपको क्वेश्चन बना के से नोट करके लिख लेनी होती है। ठीक है, भारत में स्थिति क्या होगी, 1971 में ट्रेकोमा के कारण दृष्टिहीनता 5% थी, अब यह घटकर 1% हो गई, मतलब काफ़ी कमी होगा। आपसे चौथा स्टेटमेंट यहाँ पर दे देगा, पांचवा दे देगा स्टेटमेंट कि भारत में स्थिति 1971 में जो हमारी ट्रेकोमा के कारण दृष्टिहीनता 5% थी, वो बढ़कर 7% हो गई है। ठीक है, क्या होगा, गलत होगा, 5% से भी कम हो गई, तो कितना, 1%, राइट। अगला देखते हैं, उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग जो हमारे उसके बारे में, ये मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में व्याप्त बीमारी समूह को संदर्भित करते हैं। ठीक है, ये वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी, कवक, विषाक्त पदार्थों के
सहित विभिन्न रोगजनक के कारण होते हैं। ठीक है, इन्हें अपेक्षित इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वैश्विक स्वास्थ्य एजेंडे के लगभग गायब हो चुके हैं। राइट, इनके जो निवारण है उसके लिए वैश्विक जो वित्त पोषण है कम, और यहाँ पर इनको जो सामाजिक कलंक है उसकी घृणा को लेकर देखा जाता है। भारत में विश्व स्तर पर 10 प्रमुख यहाँ पर जो एंटिटी हैं उससे ग्रस्त लोगों को सर्वाधिक संख्या है, जैसे कि आपका हुकवर्म, ठीक है, डेंगू, लसिका, फाइलेरिया, कुष्ठ रोग, ठीक है, कालाजार और यहाँ पर रेबीज जैसे जो यहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस, टेकोमा, ये सब यहाँ पर 10 प्रमुख जो एंटिटी है उससे यहाँ पर सर्वाधिक संख्या में लोग ग्रस्त हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये जो 10 हमारे रोग हैं इसको ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ से कि इनमें से जो हमारे कौन सी जो रोग हैं जिसमें ज़्यादातर लोग यहाँ पर इससे ग्रसित हैं। तो आपको 4 स्टेटमेंट दे देगा या 5-6 दे देगा, तो उसमें बताने कौन से हैं। तो ये सभी होंगे जितने 10 लिखे हैं वो सभी। ठीक है, याद रखना है कोई 10 कौन कौन से हैं। आगे देखते हैं, ये आप कैसे लिखोगे। देखो, आप लिखोगे भारत में विश्व स्तर पर 10 प्रमुख यहाँ पर जो एंटिटीज जो ग्रस्त लोगों की सर्वाधिक संख्या है, इतने बीच में ये चीज़ लिखनी है जो मैंने बताई, और 10 आपको ऐसे करके ऐसे बना देना है। कितने हो गए, 3 3 6 7 8 9, एक बड़ा सा लिख दो 10 ऐसे। आगे देखते हैं, एंटी माइक्रोबियल जो प्रतिरोध है ये क्या है। एंटी माइक्रोबियल जो हमारा प्रतिरोध होंगे इसके बारे में देखते हैं। हाँ, यहाँ से दिया ये क्या है। देखो, ये हमारा जो AMR है इसका शॉर्ट फॉर्म है AMR। आशा है उन स्थिति से जिसमें बैक्टीरिया और कवक जैसे जो हमारे जो रोगजनक और कुछ एंटीबायोटिक दवा होती है उसके प्रतिरोधक क्षमता को विकसित कर लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या रोगजनक से संबंधित जो हमारे एंटी और माइक्रोबियल दवाई होती है उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है, याद रखना ये पॉइंट। आगे, AMR से निपटने के लिए कुछ शुरू की पहल, जैसे वैश्विक स्तर पर क्या पहल शुरू की गई थी, ग्लोबल एक्शन प्लान ऑन यहाँ पर एंटी माइक्रोबियल जो रेजिस्टेंस था यहाँ पर ये वैश्विक स्तर पर स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और दोनों हमारे ये क्या है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा यहाँ पर विकसित किए गए थे। कौन सा, एक आपको यहाँ पर जो एंटी माइक्रोबियल रेजिमेंट्स है GAP, और यहाँ पर एक तो ग्लास मतलब आपका एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो निगरानी प्रणाली है। ठीक है, गैप और ग्लास ये दोनों क्या है WHO के यहाँ पर विकसित किए गए थे उसके द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण जो NCDC है उसके मामले में सहयोग, ये क्या है, और यहाँ पर से कुछ पहल थी है ना, इसके लेकर यहाँ पर मामले में सहयोग देना, और एंटी माइक्रोबियल यहाँ पर प्रतिरोध है उसको वन हेल्थ ग्लोबल लीडर्स ग्रुप है उसके तहत यहाँ पर पशु जो स्वास्थ्य संगठन होगा, ठीक है, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, उसमें त्रिपक्षीय सहयोग यहाँ पर दिया जाएगा। राइट, तो यहाँ पर कुछ इसकी पहले बताई गई हैं। तो आपसे देखो ये इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है गैप और ग्लास, ये दोनों पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, दोनों हमारे WHO द्वारा विकसित किए गए। आपसे बोलेगा जो गैप और ग्लास हैं ये जो प्रणाली है क्या है, किससे संबंधित है, ठीक, या फिर किसके द्वारा यहाँ पर ये विकसित किए गए हैं। ठीक है, याद रखना है। आगे देखते हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट देख लेता हूँ और क्या होगा। केरल द्वारा ऑपरेशन अमृत संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए AMR हस्तक्षेप की शुरुआत यहाँ पर की गई है। किसकी, ऑपरेशन अमृत। ठीक है, भारत ने दवा प्रतिरोधी जो संक्रमण है उसके लिए पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक जो हमारा है नेफिथ्रोमाइसिन, ठीक है, नेफिथ्रोमाइसिन जो है ये लॉन्च यहाँ पर किया है। तो ये भी आपको याद रखना, 2 पॉइंट इसके। आगे संबंधित सुर्खियों में यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं, सुर्खियों में रही कुछ बीमारियां हैं, जैसे कि यहाँ से देखते हैं, एक आपका एवियन इन्फ्लुएंजा। ये क्या है, एवियन इन्फ्लुएंजा की वजह से दुनिया भर में 300 मिलियन से अधिक यहाँ पर पक्षियों की मौत हो चुकी है। ठीक है, एवियन इन्फ्लुएंजा के बारे में, एवियन पक्षी या एवियन जो इन्फ्लुएंजा है ये फ्लू टाइप A के वायरस के संक्रमण होने की बीमारी है। इन्फ्लुएंजा वायरस जो हमारा A होता है इसको वायरस में सरफेस पर मौजूद 2 प्रोटीन के आधार पर यहाँ पर अग्रलिखित सब टाइप में विभाजित यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, हेमाग्लुटिन और H न्यूरोमेडिसिन जो है ये यहाँ पर जो इसमें इसको यहाँ पर क्या है 2 यहाँ पर प्रोटीनों के आधार पर यहाँ पर विभाजित किया गया। ठीक है, वैसे नाम नहीं पूछेगा इनका आपसे। आगे देखते हैं, इन्फ्लुएंजा A वायरस जो हमारा H और N सब टाइप के यहाँ पर CL, ये भी आपसे इतना कुछ खास नहीं है। ये देखते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। पक्षियों में H के 16 और N के 19 सब टाइप की यहाँ पर पहचान की गई, जिसमें चमगादड़ों को 2 अतिरिक्त टाइप यहाँ पर देखे गए, जो एक तो ये और एक ये। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि कौन से ये किस में देखे गए। बस एक पॉइंट थोड़ा सा ये आपको इंपॉर्टेंट है, और ऊपर तो कुछ खास यहाँ पर इंपॉर्टेंट था नहीं, बस ये आपको देखना था कि ये इसमें पक्षी के द्वारा यहाँ पर जो फैलने वाली बीमारी है। एक पॉइंट ये, और दूसरा पॉइंट मैंने आपको जो नीचे बताया
ये वाला दूसरा पॉइंट ये, ठीक है। तीसरा यहाँ से कर सकते हो वर्गीकरण, हमारा जो क्लासिफिकेशन है, कम रोग जनक वाले क्षमता वाले एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस, जैसे ये कम रोग वाले, अधिक रोग जनक क्षमता वाले यहाँ पर ये देखो कम रोग वाले क्षमता वाले जो एवियन इन्फ्लुएंजा होंगे ये होंगे, और अधिक रोग जो हमारे एवियन इन्फ्लुएंजा होंगे वो H5N1 होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने इस टाइप का भी कराया है, कल शायद मैंने फोरम एक्स का टेस्ट कराया हुआ है, ठीक है। तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कवर किया है, ठीक है। तो जाके वहाँ से इसको कवर करना है आपको, यहाँ से भी पूरा हो जाएगा। ये दो बात याद रखनी है, तीसरी बात आपको ये याद रखनी है, ठीक है। तो मैच करने को वहाँ दे रखा था, इनमें से कौन सा वायरस जो था हमारा बर्ड फ्लू से संबंधित है, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन था, वहाँ पे देख सकते हो आप। आगे देखते हैं, वर्गीकरण हो गया। आगे देखते हैं जीका वायरस। महाराष्ट्र में दर्ज किए गए जीका वायरस के मामले में यहाँ पर जो था केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय उसने रोकने के लिए यहाँ पर राज्य सरकार को एक यहाँ पर एडवाइजरी जारी की थी। इसके बारे में देखते हैं। ये मुख्य रूप से संक्रमित एडिज इजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है, ठीक है। स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं, ये रोग अधिक घातक नहीं होता है, परंतु ये संक्रमित गर्भवती महिला जो होती है उनके भ्रूण तक पहुंचकर माइक्रोसेफेली जो गंभीर जन्मजात विकार का कारण यहाँ पर बन सकता है, ठीक है। विशेष रूप से वयस्कों के बड़े जो बच्चे होते हैं उसके जो गुइलेन बैरे सिंड्रोम, न्यूरोपैथी और आपके माइलेटिक्स जो हमारे मामले होते हैं उसके जीका वायरस संक्रमण से ही जुड़े होते हैं, ठीक है। इनका पता लगाने के लिए रिवर्स हमारे ट्रांसक्रिप्शन जो पॉलीमेरेज है इसमें चेन का रिएक्शन यहाँ पर उपयोग किया था, जो जिसको बोलते हैं RT-PCR, जो हमारा कोरोना टाइम पे यूज हो रहा था, ठीक है। RT-PCR लक्षित जीन के कार्य को स्तर को निर्धारित करने के लिए एक किफायती तकनीक है। टीका, इससे बचाव के लिए कोई टीका दवा उपलब्ध नहीं है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट है। जीका वायरस के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट, ये एडिज इजिप्टी मच्छर काटने से फैलता है, ठीक है, पहला करेक्ट है। दूसरा, ये जो हमारा है रोग अधिक घातक होता है, गलत हो गया, अधिक घातक नहीं है, ठीक है। इसके लिए RT-PCR का उपयोग यहाँ पर हम कर सकते हैं तकनीक का, ठीक है। तीसरा क्या, तीसरा विमान से करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप से आपको पढ़ना है। आगे देखते हैं चांदीपुरा वायरस, ये क्या है ये देखते हैं इसको। चांदीपुरा वायरस, चांदीपुरा हमारे जो वसीकुलो वायरस जो है उसके रूप में भी यहाँ पर जानते हैं। रब्डोविरिडे फैमिली से संबंधित जो हमारा एक राइबो न्यूक्लिक एसिड है RNA, इसका वायरस है, ठीक है। ये भारत में पश्चिमी और मध्य जो दक्षिणी भाग है उसमें विशेष रूप से मानसून के मौसम के दौरान यहाँ पर एक्यूट जो आपके इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम होते हैं AES, उसके प्रकोप के कारण यहाँ पर जाना जाता है, ठीक है। संक्रमण कैसे होगा, ये हमारे सैंड फ्लाई से, ठीक है, और मच्छरों की जो मच्छर होते हैं और किलनी जैसे जो हमारे रोगवाहक हैं उसके द्वारा यहाँ पर फैलेगा। लक्षण कैसे होंगे, पैसे पता चलेगा, बुखार, उल्टी, दस्त, ठीक है, सिर दर्द। टीका, अभी तक इसके उपचार के लिए कोई यहाँ पर जो टीका उपलब्ध नहीं है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चांदीपुरा वायरस के बारे में आपको क्या है, यहाँ पर टीका उपलब्ध नहीं है। चांदीपुरा लिखोगे वायरस, टीका उपलब्ध नहीं है, ठीक है। और कौन से मच्छरों से फैलता है, ये भारत के किस भाग में, पश्चिमी और जो दक्षिणी भाग में देखा गया था, ठीक है। कौन से वायरस से फैलता है, राइट। और ये जो हमारा है जो रोग होता है जो, और यहाँ पे कुछ खास तो नहीं है, बस इतना ही लिखना है, 4-5 पॉइंट ही लिखना है। आगे देखते हो फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाइयाँ, ठीक है, ये क्या है देखते हैं इसको। फिक्स्ड डोज हमारी कॉम्बिनेशन दवाइयाँ ये क्या होती हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या होती है इसकी। यहाँ पर औषधि एवं प्रसाधन जो विभाग है नियम है 1945 के अनुसार 2 या 2 से अधिक सक्रिय औषधियाँ जो होती हैं उसको एक निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाई गई एकल खुराक वाली दवा को फिक्स्ड डोज जो कॉम्बिनेशन दवा कहते हैं, ठीक है। कभी कभी इन्हें कॉकटेल ड्रग्स भी यहाँ पर कहा जाता है, राइट। API वास्तव में किसी विनिर्मित दवा जैसे कि आपका टैबलेट, कैप्सूल, क्रीम, इंजेक्टेबल, इसका जैविक रूप से सक्रिय घटक होता है जो बीमारी इलाज के जो वांछित प्रभावों को उत्पन्न करते हैं, ठीक है। अगला क्या है, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री जो होती है अधिनियम 1940 के अनुसार FDC को नई दवाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसके लिए केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन जो होता है उससे अनुमोदन लेना पड़ता है, ठीक है। अधिकांश जो हमारे FCTs होते हैं इसका उपयोग खांसी, जुकाम, बुखार जो होता है उसकी दवा हमारे एंटीमाइक्रोबियल्स जीवाणु रोधी होती है उसकी विटामिन मिनरल्स का यहाँ पर जिसके लिए जाना जाता है, राइट। कुछ खास इंपॉर्टेंट इतना नहीं है हमारे एग्जाम के लिए, बस आपको ये देखना है कि कौन सी जो हमारा अधिनियम था उसके तहत लाया गया था, ठीक है, और ये क्या होता है ना, बस इतना आपको दो ही बातें याद रखनी है। FDC और आपका यहाँ पर जो FDC से संबंधित मुद्दे हैं और तर्क हैं, एक बार देख लेना। बढ़ती प्रवृत्तियाँ क्या होगी, एकल दवा लेने से क्या होंगे, है ना। इंपॉर्टेंट वैसे है नहीं टॉपिक, एक बार आप पढ़ के अपने माइंड में रख सकते हो कि क्या कुछ जो बातें इंपॉर्टेंट है जिससे कि आपको यहाँ से इसको पता होना चाहिए कि क्या क्या संबंधित मुद्दे हो सकते हैं, क्या यहाँ पर इसका उपयोग हो सकता है। अगर आपको लिखना है कुछ पॉइंट तो अपना इंपॉर्टेंट अगर लगता है तो आप लिख सकते हो, वैसे कुछ खास पेपर में आएगा नहीं इससे। आगे देखते हैं
कुछ आपका भी वे रहता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ से छोड़ दिया कि हाँ इन पेपर में नहीं आएगा, तो आपको भी कुछ लगता होगा कि यार सही है या गलत जो मैंने छोड़ा है, राइट। अगर कुछ डाउट रहता है तो आप अपना पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है। वैसे हमारे अकॉर्डिंग पेपर में आपसे नहीं पूछिएगा ये, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत में दवाओं या औषधि का जो विनिमय है ये क्या होगा, इनमें क्या हमारा इंपॉर्टेंट है, देखो देखते हैं। ये सब तो मैंने कर लिया था। हाँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारा। राष्ट्रीय औषधि जो हमारा मूल्य निर्धारण जो प्राधिकरण है, ये इसकी स्थापना कब हुई थी, 1997 में हुई थी, ठीक है। मंत्रालय क्या होगा, केंद्रीय रसायन हमारा उर्वरक मंत्रालय, औषधि विभाग इसका कारण होगा। भूमिका क्या होगी, इसकी विनिमय जो हमारी बल्क ड्रग्स है उसकी जो फॉर्मुलेशन है उसके लिए यहाँ पर कीमतों को तय करना और जो मूल्य नियंत्रण पर यहाँ पर आज इसको लागू करना, यहाँ पर इसका ये बारे में तो ये बातें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, NPPA, ठीक है। और ये सब कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, जोनो ट्रांसप्लांटेशन ये क्या है, देखते हैं इसको भी। प्रत्यारोपण के जरिए आनुवंशिक रूप से संशोधित सुअर की किडनी लगवाने वाले प्रथम इंसान की मृत्यु हो गई है, ठीक है। देखते हैं इसके बारे में। जोनो ट्रांसप्लांटेशन जो है किसी जानवर नॉन ह्यूमन्स की जो जीवित कोशिकाएं होती हैं उसकी ऊतकों या अंगों के एक मानव जो ट्रांसप्लांट के जो इम्प्लांट होते हैं इसके लेकर इन्फ्यूजन किया जाता है, ठीक है। जो हमारे जोनो ट्रांसप्लांटेशन की प्रक्रिया क्या होती है, इसमें देखो, इसमें CRISPR-Cas9 का उपयोग यहाँ पर किया गया था। इस प्रौद्योगिकी के जरिए शर्करा के उत्पादन के लिए जिम्मेदार सुअर की जो क्या था, इन प्रौद्योगिकी के जरिए शर्करा उत्पादन के लिए जिम्मेदार जो सुअर है उसके विशिष्ट जीन को समाप्त किया गया था और प्रतिरक्षा जो प्रणाली उसको सक्रिय करने में मदद मिली थी। इससे क्या है, इसमें जो हमारे सुअर के अंग है, किडनी या हृदय बोल सकते, किडनी या हृदय, और इनके मानव शरीर की जो प्रणाली है उसके अनुकूल कार्य करने के लिए यहाँ पर निर्धारित मानव के जीन को यहाँ पर जोड़ा गया था। जिससे क्या होता, जीनो ट्रांसप्लांटेशन के लाभ क्या हुए थे, लाभ में जानलेवा रोगों से ग्रस्त जो रोग हैं उससे वैकल्पिक रोग जो है उससे संभव होगा, ठीक है। प्रत्यारोपण के लिए आवश्यक अंग की यहाँ पर कमी को दूर किया जा सकेगा। और कुछ चिंताएं भी थी, जैसे कि जानवरों के अंगों को मानव शरीर द्वारा पर अस्वीकार करने की दर अधिक है ना। वो क्या, जो जानवर के अंगों के मानव शरीर को स्वीकार नहीं करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो क्या इसकी दर जो हमारी इसकी जो मैक्सिमम जो हमारी परसेंटेज है वो ज़्यादा है, राइट। जैसे कि अगर आपने सुअर का लगाया, ठीक है, ये पिग है मान लो और ये आपका ह्यूमन है, आपने इसमें लगाया, तो करीब ये सक्सेस कब होगा, ये जब सक्सेस करीब यहाँ पे 70% सक्सेस नहीं है, ये ऐसा बोल रहा है ना, और 30% सिर्फ सक्सेस, ऐसा करके यहाँ पर बोला कि इसकी दर अधिक है इस वाले की अस्वीकार करने की। किसी जानवर के अंग से मानव के संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, ये भी आपको याद रखना है। इन प्रक्रिया से पशु कल्याण जो विरुद्ध है वो भी यहाँ पर माना जाएगा, ठीक है। तो आपको 2-3-4 बात याद रखें किस प्रकार के यहाँ पे प्रयोग हुआ है, ठीक है। जो हमारा जेनो ट्रांसप्लांटेशन है उसके लिए अक्सर सुअरों के अंगों का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि सुअर के अंगों का आकार शारीरिक जो हमारे चपापचे है और प्रतिरक्षा प्रणाली है उसको काफ़ी हद तक मनुष्य के समान माने जाते हैं, राइट। ये ऐसे फार्म्स जो हमारे होते हैं, फार्म्स सुअरों के अलग अलग प्रकार की नस्लों का विकास किया जाता है और ये फार्म्स सुअरों में इंसान की विशिष्ट जरूरत को मिलान करने वाले अंग को यहाँ पर विकास को लेकर उपलब्ध करवाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत में अंग प्रत्यारोपण जो हमारे फ्रेमवर्क है उसके बारे में। इसे मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 के तहत यहाँ पर विनियमित किया गया था, ठीक है। और इस अंगदान की पात्रता क्या हो सकती है, देखो यहाँ पर अधिकतर जो अंगदान है इसमें डोनर शारीरिक स्थिति को निर्धारित करना होता है, ठीक है, निर्धारित होता है ना कि उम्र में, है ना। यहाँ पे उम्र से मतलब नहीं, यहाँ पे क्या होगा, शारीरिक स्थिति से निर्धारित करेगा ये। दूसरा, जीवित कम से कम 18 वर्ष क्या होना चाहिए, मृतक दोनों का अंगदान किया जा सकता है, ठीक है, कम से कम 18 वर्ष या और मृतक के दोनों का अंगदान कर सकते हैं इसमें। और मृतक के अंगदान के लिए उसके परिवार की सहमति आवश्यक होनी चाहिए, मतलब उसके परिवार भी रेडी हो तभी यहाँ पर आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ बातें आपको याद रखनी है। ट्रांसफैट उन्मूलन ये क्या होता है, ट्रांसफैट उन्मूलन है, इसके बारे में देखते हैं। देखो, ट्रांस वसा या फैट जो हमारे एसिड है उसके बारे में। ट्रांस वसा आंशिक रूप से हाइड्रोजन से असंतृप्त फैटी एसिड होते हैं। उन्हें सबसे खराब प्रकार वाले वसा जो बेड फैट यहाँ पर माना जाता है। प्रकार क्या होंगे इसके, ठीक है, इसके प्रकार जो हमारे हैं ये अपने स्रोतों के आधार पर प्राकृतिक या कृत्रिम हो सकते हैं, ठीक है। प्राकृतिक क्या होंगे, जैसे कि इन्हें रूमिनेंट ट्रांस फैट भी यहाँ पर कहा जाता है, क्योंकि ये मांस और डेयरी जो उत्पाद हैं उसमें कम मात्रा में यहाँ पर मौजूद होते हैं, ठीक है। इन्हें आमतौर पर जो हानिकारक नहीं माना सकता है, राइट। कृत्रिम में क्या होगा, इन्हें औद्योगिक माध्यम से द्वारा उत्पादित यहाँ पर ट्रांस वसा भी कहा जाता है, क्योंकि इनका निर्माण औद्योगिक प्रक्रिया के तहत यहाँ पर किया जाता है। इस प्रक्रिया में वनस्पति तेल हाइड्रोजन मिलाया जाता है, जिससे क्या तरल ठोस में परिवर्तित हो जाता है और यहाँ पर परिणाम स्वरूप आंशिक रूप से यहाँ पर हाइड्रोजनिक तेल यहाँ पर पेचो बनता है, राइट। तो यहाँ पर कुछ जो पूरी प्रक्रिया दे रखी है जो ट्रांस वसा है उसके बारे में, राइट। आगे देखते हैं, औसतन पेचो में ट्रांस वसा की सांद्रता
25 से 45% तक होती है। ठीक है, मुख्य रूप से इसका जो हमारा प्रसंस्कृत होता है खाद्य पदार्थों में उपयोग किया जाता है और इसका कोई भी पोषण संबंधी लाभ नहीं है। राइट, तो 2 पॉइंट हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाले। और यहाँ पर जो दे रखा है PHO का फुल फॉर्म देखो, इन सब के जो फुल फॉर्म है यहाँ पर सब जगह दे रखे होंगे। ठीक है, हाइड्रोजनिक तेल जैसा कि, राइट। और यहाँ पर तो कुछ इतना खास नहीं है, 2 पॉइंट आपको ये पढ़ना है और 2 पॉइंट आपको यहाँ से ये पढ़ना है, और एक कृत्रिम वाला और एक प्राकृतिक, है ना। क्यों इसे कृत्रिम कहते हैं, क्यों इसे प्राकृतिक कहते हैं। यहाँ पर प्राकृतिक और यहाँ पर ऐसे करके बनाओगे, ये आपको बनाना है ऐसा एरो करके बनाओगे, कृत्रिम और प्राकृतिक। यहाँ पे प्राकृतिक बारे में, यहाँ पे कृत्रिम के बारे में लिख सकते हो। ठीक है, बाकी आपको जैसा समझना है वैसे आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा इजी कर बता रहा हूँ कि कैसे कैसे आप अपना नोट्स बना सकते हो, कम टाइम में आपको याद हो जाए। ठीक है, वसा फैट के अलग अलग प्रकार होते हैं। एक तो असंतृप्त वसा होती है, दूसरा आपका होती है संतृप्त वसा। ठीक है, तो आपको ये कहते हैं संतृप्त वसा किसे कहते हैं, असंतृप्त किसे कहते हैं। इन्हें गुड फैट, किन्हें गुड फैट बोलते हैं, आपसे बोलेगा इन्हें गुड फैट बोलते हैं, तो क्या गलत हो जाएगा, इन्हें गुड फैट बोलते हैं। ठीक है, किसे गुड फैट बोलते हैं किसे नहीं बोलते हैं वो आपको पढ़ना है। आगे देखते हैं, ट्रांस वसा को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कुछ कदम है भारत स्तर पर। यहाँ पर क्या है, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण ने यहाँ पर जो FSSAI है उसने यहाँ पर की गई कुछ पहले ट्रांस फैट मुक्त लोगो यहाँ पर बनाया है। ठीक है, जिससे लोगों को यहाँ पर बढ़ावा मिले, देखने में देख कर उत्पाद जो है मुक्त यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा। और 2021 में तेल और वसा TFA की अधिकतम मात्रा 2021 के लिए 3% और 2022 तक 2% यहाँ पर की गई है। ठीक है, अन्य क्या होंगे, राइट इंडिया मूवमेंट है, हार्ट अटैक जो रिवाइंड है, ये इसको लेकर यहाँ पर जो हमारे अभियान होंगे वो चलाए जाएंगे। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखने की FSSAI की जो हमारी कुछ पहल हैं, मतलब हमारी भारतीय खाद्य जो सुरक्षा मानक प्राधिकरण कुछ पहले थी, क्या पहले इसकी ये आपको याद रखनी है। ऐसे करके 3-4 पहल आप नोट कर सकते हो। हमारे भारत स्तर पर, वैश्विक स्तर पर क्या है, वैश्विक स्तर पर WHO द्वारा यहाँ पर रिप्लेस एक्शन फ्रेमवर्क है, ये यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। ठीक है, आपसे बोलेगा रिप्लेस एक्शन फ्रेमवर्क है, WHO द्वारा लॉन्च किया गया, तो किससे संबंधित है। ठीक है, बताना है आपको। तो ऑप्शन आपको देगा, 3-4 ऑप्शन देगा, तो क्या है, ट्रांस वसा को नियंत्रित करने के लिए कुछ कदम उठाए गए, तो उसको लेकर ये। ठीक है, आगे देखते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये क्या है, एक अध्ययन में पाया गया कि मछली के तेल नियमित सेवन करने से आम लोगों के लिए हमारे एट्रियल फाइब्रिक एसिड जो अनियमित रूप से अक्सर बहुत तेज हृदय गति जो कोलेस्ट्रॉल में जोखिम पैदा कर सकता है। ठीक है, मछली के तेल में 2 महत्वपूर्ण ओमेगा 3 फैटी एसिड है प्रचुर मात्रा में होते हैं, जिन्हें इकोसार्पेट्रोनोइक जो एसिड है उसके डोकोसाहेक्सोइक जो एसिड है उसके रूप में यहाँ पर जाना जाता है या कहा जाता है उससे। ठीक है, तो आपको 2 बातें यहाँ से ऊपर पता होनी चाहिए, और यहाँ पर ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या होता है, ये पहली बात हमारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में, ये क्या है, ये हमारे पॉली अनसैचुरेटेड वसा होती है। ठीक है, पॉली अनसैचुरेटेड वसा जो होती है, ये वसा ऐसे अणु हैं जिनका अणु में एक से अधिक असंतृप्त कार्बन यहाँ पे बंद होते हैं। ठीक है, एक से अधिक। आगे देखते हैं, आवश्यक वसा क्या होगी, ऐसी वसा जिसमें मानव शरीर में स्वयं बनाने में असमर्थ होता है, जिन्हें विभिन्न स्रोतों से यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि आपको विभिन्न स्रोत में नट्स, बीज है ना, मछली के यहाँ पर तेल होता है उससे भी, जैसे कि आपका वनस्पति तेल है, अलसी का बीज है। ठीक है, इस सबसे आप यहाँ पर मुख्य स्रोत से बना सकते हो। लाभ क्या होंगे इसके, शरीर में जो हमारे इन्फ्लेमेशन है उसकी कमी आती है, जो हमारे कई क्रॉनिक बीमारियों से जुड़ जाती हैं। ठीक है, ब्लड हमारे जो ट्राइग्लिसराइड है उसको यहाँ पर एक लिपिड होता है, काफ़ी स्तर यहाँ पर कम हो जाता है इसका। शरीर में अतिरिक्त कैलोरी जो अल्कोहल है और शुगर जो हमारे ट्राइग्लिसराइड है उसमें बदल जाते हैं। ठीक है, रक्तचाप क्या कम हो जाता है, दिल के दौरे खतरा यहाँ पर कम हो जाता है, और यहाँ पर एरिथमिया को रोकता भी है ना। क्या इसके लाभ हैं, तो लाभ हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लिख सकते हो। ठीक है, और जो 2 पॉइंट मैंने बताया वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो, कौन कौन से यहाँ पर फैटी एसिड होते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में बताना है, विचार करना है। ठीक है, ये बोल देगा इनमें से कौन कौन से हमारे गुड फैटी एसिड हैं, कौन कौन से हमारा बैड फैटी एसिड है, वो मैंने पूरा आपको दिखाया कौन कौन से गुड है कौन से बैड है। तो ये 3-4 पॉइंट आप यहाँ पर बना के नोट्स एक पेज में पूरा लिख सकते हो। अगला है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ठीक है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखो, जो मैं PT 365 पढ़ रहा हूँ, ये आपको अपने पास मैगजीन रखनी है, जो मैं बताता जा रहा हूँ पहले एक पेज में आप लिख लो, पेज लो उठाओ और उसमें सब बातें लिखते रहो कि क्या क्या मुझे यहाँ पर नोट करनी है। ठीक है, पूरा बना जाओ, उसी चीज़ को आप जाके अपनी जो भी आप कॉपी बना रहे हो, ठीक है, इसका नोट्स करने के लिए वो यहाँ पे अपना अच्छे से बन के पूरा टाइम यहाँ पर दे सकते हो इसको। ठीक है, क्योंकि देखो बिना PDF बिना आप इसका प्रिंट निकाले अच्छे से नहीं कवर कर सकते हो। मैं आपको बहुत अच्छे से कवर करने का तरीका बता रहा हूँ, आप पढ़ तो PDF से भी सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको जितना अच्छा मैं बता रहा हूँ, अगर आपके पास हार्ड कॉपी होगी, मैं इधर से बताता जा रहा हूँ, हार्ड कॉपी में आप वो चीज़ नोट करते जाओगे साइड में, है ना, लिखते जाओगे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारा। आगे देखते हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये क्या है।
इसके बारे में देखते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स जीआई। ये हमारा कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन करने के बाद ये कितनी जल्दी आपके मुंह रक्त शुगर को लेवल बढ़ाता है ये बताएगा, ठीक है। यह इंडेक्स हमारा जो है शुद्ध ग्लूकोज जिसका जीआई 100 है, इसकी तुलना में कार्बोहाइड्रेट युक्त जो खाद्य पदार्थ है उसको रक्त के शुगर बढ़ाने की क्षमता को यहाँ पर आधार पर 0 से 100 के पैमाने के बीच में रैंक करेगा, ठीक है। देखो उच्च हमारा जीआई जो है रैंक दे रखा है, उच्च यहाँ पर कितना होगा 70 से यहाँ पर जो बोल रहा है 56 से 69 के बीच, और कम कितना होगा जो 59 से कम होगा, ठीक है। यहाँ पर ये इतना बोल रखा है, राइट। तो सबके यहाँ पर दे रखा है कब कब यहाँ पे क्या क्या आपको होना चाहिए, मध्यम में क्या होना चाहिए, उच्च में क्या होना चाहिए और कम में यहाँ पर क्या यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको मैनेज कर सकते हो। जीआई जो है निर्धारित करने वाले कुछ कारक भी हैं, जैसे कि आपका आंतरिक कारकों जैसे कि आपका एमाइलोज, वसा, प्रोटीन, फाइटिक एसिड, ठीक है, और आपका फाइबर जो रेसिस्टेंस स्टार्च, ये सब यहाँ पर इसके कुछ कारक हो सकते हैं। ये सेकंड वाला आपको नहीं पढ़ना है, ये थोड़ा सा पढ़ना है पहले वाला। आगे क्या है ग्लाइसेमिक लोड, ये क्या है जीएल, ये मापने का एक तरीका है कि कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थ खाने के बाद आपको रक्त शर्करा में कितनी मात्रा में कितनी तेजी से वृद्धि हो चुकी है, ठीक है। ये आपको क्या मापता है, ये भी आपसे नहीं पूछेगा, है ना। ऊपर जो मैंने बताया वही थोड़ा सा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है अगर पूछेगा तो, ठीक है, कि इनका जो कितने से कितने तक यहाँ पर इसको मापते हैं, है ना। तो उच्च में क्या आएगा, है ना, मध्यम में क्या आ सकता है, कुछ एग्जाम्पल में दे सकता है ऐसे करके, तो आप यहाँ पर उदाहरण इसके पढ़ सकते हो। आगे है 6.6 A1 और A2 दूध, ठीक है। ये क्या है इसको देख लेते हैं। यहाँ पे है देखते हैं A1 A2 के बारे में। वर्गीकरण के आधार क्या होता है, A1 और A2 बीटा के केसिन जो हमारे प्रोटीन के अनुवांशिक रूप है। केसिन दूध प्रोटीन का 80% हिस्सा यहाँ पर होता है, ठीक है। दूध में पाए जाने वाले दो प्रकार के यहाँ पर प्रोटीन होते हैं, इसमें से एक है जबकि दूसरा हमारा वे, ठीक है, वे होगा। एक तो कैसिन हो गया, दूसरा हमारा वे प्रोटीन हो गया। ये दोनों अमीनो एसिड अनुक्रम संरचना में अंतर होता है, ठीक है, इनकी अनुक्रम संरचना जो इसमें अंतर होगा। इसके अलावा A1 प्राकृतिक जो हमारे होते हैं उत्परिवर्तन के माध्यम से A2 को जो यहाँ पर विकसित होते हैं। उत्परिवर्तन क्या, ठीक है, ये किसी जीव के डीएनए में अनुक्रम परिवर्तन आते हैं। और मानव जो समान होता है, समान दूध में A1 और A2 दोनों प्रकार के बीटा कैसिन यहाँ पर पाए जाते हैं, जबकि A2 में केवल मैंने के लिए विशिष्ट रूप से यहाँ पर A2 प्रकार का ही यहाँ पर कैसिन बेटिन जो कैसिन बीटा पाया जाता है। ये नहीं पूछेगा, ठीक है, याद रखना है, बस ये चीज़ आपको इतना याद रखना है, ये पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट है, बाकी ये सब छोड़ना है। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो के अध्ययन में पुष्टि की कि देशों जो देसी नस्ल गाय है उसका देसी नस्ल गाय और भैंसों का दूध A2 प्रकार का दूध होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। A2 क्या था और A1 क्या है, बस सिर्फ याद रखना A2 हमारा क्या है और A1 क्या है, सिंपल सी बात में आपको समझना है। यहाँ देख सकते हो लिखा है ये A1 दूध क्या है, वसा, प्रोटीन, कैलोरीज उच्च मात्रा और प्रोटीन की उच्च मात्रा, ये है। बस दो बात आपको यहाँ से पता होनी चाहिए, A1 A2 क्या है और कौन सा दूध हमारा भैंस में यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। क्या हमारे स्वास्थ्य लाभ हो सकते हैं, ये भी आप देख सकते हो, ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं करना है। आगे टॉपिक हमारा मैग्नेटिक जो रेजोनेंस इमेजिंग है MRI प्रौद्योगिकी, इसको देखते हैं। यहाँ से है दुनिया के सबसे शक्तिशाली मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो है इसका मानव मस्तिष्क में पहली बार तस्वीर ली गई है, ठीक है। एजोल्ट स्कैनर मानव मस्तिष्क की संरचना के बारे में हमारी जो समझ है इसको और समझ से अधिक यहाँ पर बढ़ाने में मदद कर सकता है, ठीक है। इस स्कैनर में अल्जाइमर जैसी जो बीमारी है और साथ ही हमारी सिजोफ्रेनिया है, इसको लेकर मनोवैज्ञानिक विकार को लेकर जो विस्तृत समझ यहाँ पर प्राप्त हो सकती है, ठीक है। मैग्नेटिक जो हमारे रेजोनेंस इमेजिंग है MRI प्रौद्योगिकी, इसके बारे में परिभाषा क्या होगी MRI की डेफिनेशन। देखो MRI एक नॉन हमारा इन्वेसिव मेडिकल इमेजिंग जो टेस्ट मशीन होगा। ये मशीन मानव शरीर के भीतर की जो प्रत्येक संरचना उसको विस्तृत यहाँ पर तस्वीर ले सकती है, ठीक है। कार्य प्रणाली क्या होगी, यह मशीन शरीर के भीतर तस्वीर लेने वाली की बड़ी जो चुंबकीय और रेडियो तरंग है उसके एक्सरे के दौरान यहाँ पर जो अनिकृत रेडिएशन है वो उत्सर्जित होता है। वहीं हमारे टेस्ट के दौरान यहाँ पर रेडिएशन जो उत्सर्जित नहीं होता है, ठीक है। जो MRI होता है उसमें रेडिएशन उत्पन्न नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। और क्रॉस जो हमारे सेक्शनल तस्वीरें प्राप्त करने के लिए शरीर के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेडियो तरंगे और हाइड्रोजन जो परमाणु है उसके यहाँ साथ अंतरक्रिया करता है, ठीक है। तो आपके कुछ पॉइंट है हमारे मैग्नेटिक जो रेजोनेंस इमेजिंग MRI है प्रौद्योगिकी, इसके बारे में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपका जो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है MRI, इसके बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है, ये बोलेगा ये हमारा जो है टेस्ट मशीन, ये मशीन मानव शरीर के भीतर की
प्रत्येक संरचना का विस्तृत से तस्वीर ले सकता है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट होगा यहाँ से, ये जो होगा हमारा एक्सरे के दौरान आयनीकृत रेडिएशन उत्सर्जित करेगा, ठीक है, होता है दूसरा। तो दूसरा हमारा गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है इसमें, ठीक है। तीसरा है, ये शरीर के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेडियो तरंग और हाइड्रोजन परमाणु के साथ यहाँ पर अंतःक्रिया करता है, ठीक है। तो क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देख लेते हैं इसके उपयोग क्या होंगे। इसके हमारे द्वारा स्कैन की गई जो तस्वीरें शरीर में अंगों, हड्डियों, मांसपेशियों और रक्त वाहिकाओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, ठीक है। मस्तिष्क में विकारों, हृदय जो रोग, कैंसर जैसी बीमारियों, उसके चिकित्सा निदान उपचार में एमआरआई का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो दोनों हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और जो मैंने आपको स्टेटमेंट बताया वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं रेडिएशन थेरेपी सुविधा, ये क्या है, देखते हैं इसके बारे में। रेडिएशन थेरेपी के बारे में, रेडिएशन थेरेपी हमारा जो है रेडियोथेरेपी कैंसर के उपचार का एक तरीका है। इसकी सहायता से कैंसर में प्रभावित हमारे कोशिका को आयनकारी जो रेडिएशन है उसमें नष्ट किया जाता है। ऐसे आयनकारी रेडिएशन उदाहरण के लिए हमारा एक्सरे, गामा किरण, हाई जो एनर्जी हमारा इलेक्ट्रॉन्स है या हैवी पार्टिकल्स हैं, है ना, ये सब हमारे क्या है, इसके बारे में यहाँ पर जो सहायता करेंगे कोशिकाओं को, ठीक है, ये बता रहे हैं। और रेडियोथेरेपी का महत्व क्या होगा इसका, राइट, महत्व देखते हैं। ये ब्रेन, ठीक है, और जो हमारे स्तन हैं, सिर हैं, गर्दन, ठीक है, सर्वाइकल कैंसर आदि के जो अत्यधिक हमारे प्रभावी और उपचार का एक अच्छा विकल्प माना जाएगा। इसी रेडिएशन की उच्च मात्रा के आसपास यहाँ पर जो स्वस्थ ऊतक होंगे उसको कम से कम नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है, ये हमारे इसका महत्व होता है। रेडियोथेरेपी के संभावित साइड इफेक्ट क्या होते हैं। इस उपचार की जो विधि तरीके से मरीजों में थकान दिखती है। अगर ये उपचार करोगे क्या होगा, आपको यहाँ पर थकान दिखेगी, ठीक है, मतली, बालों का झड़ना, भूख लगना जैसी जो समस्याएं यहाँ पर दर्ज की गई हैं, इसको यहाँ पर जो रेडियोथेरेपी कराने के बाद, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। आगे देखते हैं प्रोटॉन थेरेपी के बारे में। प्रोटॉन थेरेपी ये कैंसर प्रभावित जो कोशिकाएं उसको नष्ट करने के लिए यहाँ पर एक अत्याधुनिक और अधिक सटीक रेडिएशन उपचार विधि है, ठीक है, इंपॉर्टेंट हमारा प्रोटॉन विधि याद रखना है। पारंपरिक जो हमारे रेडियोथेरेपी और प्रोटॉन थेरेपी में तुलना दी गई है ना, पारंपरिक रेडियोथेरेपी दी गई है और प्रोटॉन थेरेपी में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कैंसर कोशिकाओं के आसपास जो पास की जो स्वस्थ कोशिकाएं हैं उसको नुकसान पहुँचने का खतरा क्या होगा, इसमें जो हमारा रहेगा पारंपरिक रेडिएशन में कम होगा, लेकिन जो प्रोटॉन थेरेपी करेंगे तो बहुत कम हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है। उपयोग क्या होगा इसका, उपयोग हमारा आँख, मस्तिष्क, रीढ़ जैसे जो संवेदनशील अंग है इसके पास कैंसर कोशिका होने के उपचार के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसके लिए उपयुक्त होंगी, ठीक है। लागत क्या होगी, कम महंगी है, ये बहुत अधिक महंगी है, ठीक है। साइड इफेक्ट क्या होंगे, अधिक गंभीर साइड इफेक्ट मरीज की यहाँ पर दिनचर्या को प्रभावित कर सकता है, ये कम साइड इफेक्ट होंगे यहाँ पर, यहाँ मरीज की जो दिनचर्या को प्रभावित नहीं करेगा। तो आपको समझ आ रहा होगा इन दोनों को देख के कि कौन सी तकनीक हमारी बेस्ट है। तो कौन सी प्रोटॉन थेरेपी हमारी काफ़ी बेस्ट है ना, ज़्यादातर लोग नहीं करा पाते इसको क्योंकि बहुत महंगी है ये, ठीक है। और यहाँ पर देखो हर चीज़ को कम, कैंसर की जो कोशिकाएं हैं उसके आसपास की जो कोशिकाएं उसको नुकसान पहुंचाने का खतरा जो होता है वो बहुत कम कर देता है, ना कि बराबर कर देता है प्रोटॉन थेरेपी, राइट। जो इस वजह से क्या है, अभी ज़्यादा कैंसर के उपचार के लिए काफ़ी सक्सेस है प्रोटॉन थेरेपी, ठीक है। आपसे बोलेगा कि जो हमारी कैंसर को उपचार करने के लिए जो हमारी थेरेपी रहेगी इनमें से कौन सी थेरेपी, आपसे बोलेगा स्टेटमेंट में इसमें से हमारी जो पारंपरिक रेडिएशन थेरेपी वो ज़्यादा बेस्ट होगी प्रोटॉन थेरेपी की अपेक्षा, ठीक है। तो हमारा गलत होगा क्योंकि ये ज़्यादा बेस्ट है प्रोटॉन थेरेपी, ठीक है। ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको यहाँ पर स्टेटमेंट में पूछेगा ऐसा। सुर्खियों में रही कुछ वैक्सीन है, ठीक है, इनको देख लेते हैं। वैक्सीन के प्रमुख प्रकार, लाइव जो हमारे अटेनुएटेड जो वैक्सीन है इसको लेकर जो हमारे इंपॉर्टेंट होंगे सिर्फ मैं उसको डिस्कस करूंगा, ठीक है। एग्जाम से हमारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर होंगे, देखो सब यूनिट वैक्सीन के प्रकार, जो एक तो हमारा हो गया टॉक्साइड जो वैक्सीन है, ठीक है। आपका कंजुगेट जो वैक्सीन है एक तो ये, और रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है, और डीएनए आरएनए वैक्सीन है, ये सब हमारे क्या है, ये सब यूनिट वैक्सीन के प्रकार हैं, ठीक है। इनमें से बोलेगा हमारे सब यूनिट वैक्सीन के प्रकार इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। आपसे बोलेगा डीएनए वैक्सीन या आरएनए वैक्सीन या रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, ठीक है, या कंजुगेट वैक्सीन क्या है, एक बार आप इनको रीड कर सकते हो सबको, ठीक है। एमआरएनए वैक्सीन क्या होती है, ये दुनिया की पहली एमआरएनए जो है ये लंग्स कैंसर के लिए यहाँ पर वैक्सीन का ट्रायल करने के यूरोप में शुरू हुआ था। आपसे बोलेगा भारत में इसका ट्रायल शुरू हुआ है, तो क्या गलत हो गया, राइट। और BNT116 वैक्सीन के फेफड़े के कैंसर के इलाज की मदद कर सकती है। इस वैक्सीन को नॉन स्मॉल सेल लंग्स कैंसर के इलाज के लिए यहाँ पर डिजाइन किया गया है, ठीक है। एमआरएनए जो वैक्सीन होती है हमारी, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर कुछ पॉइंट दे रखे हैं, आपको पढ़ना है। और यहाँ पर एमआरएनए जो मैसेंजर जो राइबोन्यूक्लिक एसिड है इसकी तकनीक के बारे में दे रखा है। कार्य प्रणाली कैसी होगी, यहाँ पर एमआरएनए वैक्सीन जो है इस एमआरएनए का एक टुकड़ा लेता है, ये टुकड़ा एक वायरल प्रोटीन से मेल खाता है। वायरल प्रोटीन आमतौर पर जो वायरस है उसकी बाहरी झिल्ली पर पाए जाने वाले प्रोटीन का एक छोटा सा अंश होता है, ठीक है। ये एमआरएनए कोशिकाओं को
वायरल प्रोटीन बनाने के लिए यहाँ पर प्रेरित करता है, ठीक है, जिसमें क्या प्रतिरक्षा जो हमारी प्रणाली एंटीबॉडीज का उत्पादन करती है, जिसमें प्रतिरक्षा प्रणाली और मजबूत होती है। उदाहरण के लिए कोविड-19 के लिए हमारा जो वैक्सीन कोशिकाओं को जो कोरोना वायरस की बाहरी परत था उसको प्रोटीन की प्रतियां बनाने का यहाँ पर निर्देश देती है, और जो स्पाइक प्रोटीन है उसके रूप में इसे जानते हैं, ठीक है। कुछ लाभ होते हैं इसके, जैसे कि ये वैक्सीन सुरक्षित है क्योंकि इसमें कोई जीवित या क्षीण वायरस नहीं होता है। साथ ही क्या इसमें अन्य पारंपरिक वैक्सीन की तुलना में अधिक तेजी से विकसित किया जा सकती है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आपको हमारे लाभ याद होने चाहिए, और यहाँ पर कैसे प्रतिरक्षा करता है, इसकी उत्पादन करता है, ये आपको 1 पॉइंट ये और एक ये, ठीक है। 3 बातें आपको यहाँ से याद रखना है। संबंधित घटनाक्रम, डेंगू की नई वैक्सीन यहाँ पर है, जैसे कि अभी WHO ने नई वैक्सीन TAK-003 यहाँ पर क्या है लॉन्च की है, एक प्रकार की हमारी लाइव इम्यूनेटेड वैक्सीन है, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं। ये WHO ने वैक्सीन प्री क्वालिफिकेशन जो इसके बारे में बताया गया है। देखो ये वैक्सीन की खरीदारी के लिए यहाँ पर वैश्विक संयुक्त राष्ट्र जो एजेंसी है उसके द्वारा वितरित वैक्सीन की गुणवत्ता को यहाँ पर सुनिश्चित करेगा, ठीक है। इस सूची के तहत शामिल होने का अर्थ यह नहीं है कि यहाँ पर WHO वैक्सीन विनिर्माण केंद्रों को मंजूरी दे दी है, राइट। ऐसा यहाँ पर नहीं होगा कि मतलब बात बता रहा है, ठीक है। इस तरह की जो मंजूरी देना देशों के राष्ट्रीय नियामक जो प्राधिकार उसका अनन्य अधिकार होगा। अन्य वेक्टर जनित रोग जिसके खिलाफ यहाँ पर वैक्सीन इस सूची में शामिल है, जैसे कि मलेरिया, येलो फीवर, जापान में आपका इन्फेफ्लाइटिस होता है वो, रेबीज, सर ये सब हमारे क्या है अन्य इसके वेक्टर जो है वो इसमें शामिल होंगे, ठीक है। डेंगू के बारे में देखते हैं। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट बस एक बार आपको सबको रीड करते जाना है, ठीक है, कुछ सबका नोट्स नहीं बनाना है आपको। डेंगू के बारे में, इसे हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है। ये वायरल संक्रमण है जो संक्रमित मादा एडिज मच्छर के काटने से फैलता है। यहाँ तक कि चिकनगुनिया, जीका रोग भी मादा एडिज मच्छर के काटने से फैलते हैं, याद रखना है आपको। आगे देखते हैं। यदि इलाज की कमी के दौरान चलते वयस्कों के डेंगू, रक्तस्रावी बुखार, डेंगू शॉक यहाँ पर सिंड्रोम जैसी बीमारी स्थितियों को बदल सकता है इसमें। ये गर्भवती माँ और उसके शिशु में अंग दान से खून चढ़ाने से भी यहाँ पर फैल सकता है, ठीक है। वर्तमान में भारत डेंगू के खिलाफ एंटीवायरल उपचार के लाइसेंस प्राप्त वैक्सीन नहीं है। ये भी आपको तीनों पॉइंट हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। R21 मैट्रिक्स, ठीक है, इसको देखते हैं। ये एनोफिलीज स्टीफेंसी मच्छर के काटने से फैलता है। ये केवल मादा मच्छर ही काटती है और मलेरिया फैलाती है, ठीक है। एक तो ये होगा R21 मैट्रिक्स के बारे में। ये क्या है, इसे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और SII ने संयुक्त रूप से यहाँ पर विकसित किया। ये वैक्सीन नोवावैक्स के हमारे जो एडजुवेट टेक्नोलॉजी उसका उपयोग करने से यहाँ पर तैयार की गई थी, ठीक है। ये वैक्सीन प्री फॉल्सीपेरस के खिलाफ अधिक प्रभावी यहाँ पर मानी गई है। प्री फॉल्सीपेरस सबसे अधिक घातक मलेरिया परजीवी है और अफ्रीका महाद्वीप में से सबसे अधिक मामले में इसके दर्ज किए गए, ठीक है। हेपेटाइटिस ए वैक्सीन, ये क्या है इसको देखते हैं। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए वैक्सीन हिवैक्सियोर लॉन्च यहाँ पर किया गया है। हिवैक्सियोर को इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड द्वारा यहाँ पर विकसित किया गया। इससे मतलब नहीं कि इसको विकसित किया गया, इसको छोड़ते हैं। यहाँ पे सीधे से इसके आते हैं इसके बारे में, ठीक है। ये देखो क्या एक बीमारी जो लीवर को सूजन को यहाँ पर कारण बनती है, ठीक है। उसके बाद ये बीमारी अलग अलग प्रकार के संक्रामक वायरस, गैर संक्रामक विकारों के कारण बनती है। और हेपेटाइटिस वायरस जो होता है इसके 5 प्रमुख स्ट्रेन है, हेपेटाइटिस A, B, C, D और E, ठीक है। ये टाइप B और C दोनों ही लीवर जो हमारे सिरोसिस लीवर कैंसर होते हैं और वायरस हेपेटाइटिस होने वाली जो मौत है उसका सबसे बड़ा आम कारण बनती है, ठीक है। टाइप C का टीकाकरण उपलब्ध यहाँ पर नहीं है, ये भी याद रखना है। और भारत में 2030 तक हेपेटाइटिस C का उन्मूलन करने के लिए राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम 2019 यहाँ पर शुरू किया गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, 19 में शुरू किया गया था, इसका 6 साल अभी पूरा हो गया। मिशन इंद्रधनुष 2014 के तहत हमारा हेपेटाइटिस B के तहत सात अन्य संक्रमण के खिलाफ भी यहाँ पर वैक्सीन का टीकाकरण कार्यक्रम यहाँ पर जारी किया गया। तो दोनों बातें हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हेपेटाइटिस ABCD हमारे जो 5 प्रकार हैं ये भी आपको याद रखना है। हेपेटाइटिस बीमारी जो हमारे क्या होती है ये भी आपको, मतलब हेपेटाइटिस के बारे में ये कम से कम 5 बातें आप 4 से 5 बातें आप नोट कर लोगे, ठीक है। आगे देखते हैं। कोडान डी ऑप्टिमाइजेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये क्या है देखते हैं। इस तकनीकी के तहत अमीनो एसिड अनुक्रम को बदले बिना ही प्राकृतिक रूप से कम संख्या में पाए जाने वाले जो हमारे कोडन युग्म है उसको भी यहाँ पर कम किया सकता है। लाभ क्या होंगे, ये वास्तव में एक वायरल को दुर्बल करने के लिए दक्ष योग्य तकनीकी होती है। इसकी मदद से वायरस को जरूरत के अनुसार यहाँ पर दुर्बल किया जा सकता है। ये तकनीकी बहुत ही सुरक्षित और इसे बनाने के काफ़ी यहाँ पर समय लगता है, ठीक है। आगे देखते हैं। सुर्खियों में रहे कुछ हमारे संगठन है, देखते हैं कौन कौन से संगठन यहाँ पर न्यूज़ में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये सब हमारे स्टैटिक पॉइंट है। इस हेडक्वार्टर के इधर इसका जिनेवा में है, ठीक है। और यहाँ पर इसकी उत्पत्ति कब हुई थी, 1948 में हुई थी।
ठीक है। उद्देश्य क्या होगा, सभी लोगों को कहीं भी स्वस्थ जीवन के जीने का समाज का अवसर जो वैश्विक प्रयास के लिए अपने नेतृत्व को समर्थन करेगा। 194 इसके सदस्य होंगे, भारत भी यहाँ पर इसका सदस्य है। गवर्नेंस क्या होगा, विश्व स्वास्थ्य सभा निर्णय लेने की सर्वोच्च संस्था होगी। कुछ इसकी पहले हैं, जैसे कि हमारी मेडिकल डिवाइस जो हमारी इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ग्लोबल बेंचमार्किंग जो हमारा है टूल, ग्लोबल हमारा जो स्ट्रेटजिक जो प्रिपरेशन रेडिनेंस एंड रिस्पॉन्स जो प्लान है SRP, ठीक है, SPRP, कोरोना वायरस नेटवर्क और डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल, हमारे कुछ इसकी पहले हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोरोना वायरस नेटवर्क पहल कोविनेट ये किसकी पहल है, WHO, ठीक है, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक है ना, और आपको बोल देगा कुछ और भी एक संस्था दे सकता है, तो आपको ये पूछना है कि क्या हो सकता है, याद रखना है। कोडेक्स मटेरियल्स कमीशन, ये क्या है, ये खास इतना इंपॉर्टेंट हमारा नहीं, ठीक है, एग्जाम के लिए इसको हटाते हैं, राइट। जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ मैं वही डिस्कस करूंगा यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियाँ। फेरोस्टोसिस ये क्या है, इसको देख लेते हैं। फेरोस्टोसिस ये कोशिका मृत्यु, सेल जो डेथ होती है, इसका एक हमारा इंट्रासेल्युलर एंड जो हमारा डिपेंड टाइप होता है। ये एक तरह का मृत्यु कोशिका के दौरान आमतौर पर बड़ी मात्रा में जो ली संचय उसका यहाँ पर लिपिड जो पेरोक्सीडेशन उसकी स्थिति देखी जाती है, ठीक है। अध्ययनों के अनुसार यहाँ पर पाया गया कि जो फेरोस्टोसिस है इसमें कई बीमारियों का यहाँ पर जो पैथोफिजिकोलॉजिस्ट है इसको लेकर बड़ी संख्या में यहाँ पर जो बड़ी निकटता से जुड़ी हुई इनसे, जैसे ट्यूमर, तंत्रिका तंत्र सेल, ठीक है, तंत्रिका तंत्र के सेल रोग, किडनी नुकसान, इसको आदि यहाँ पर पहुँचा सकता है। ये भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, हटाना है इसको भी। आगे देखते हैं प्रोबायोटिक्स, ये क्या है। प्रोबायोटिक्स जो हमारा है इसके बारे में, ये आमतौर पर लाभकारी बैक्टीरिया या खमीर कहा जाता है, इसे यीस्ट जिसको बोलते हैं, ऐसे जीवित सूक्ष्म जीव होते हैं जिनका सेवन करने पर स्वास्थ्य लाभ होता है। ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। लैक्टोबैसिलस जो हमारा है एसिडोफिलस, और आपका जो इसी को बोलते हैं प्रोबायोटिक जो बैक्टीरिया है, ये प्राकृतिक रूप से मानव के आंत में शरीर के अन्य भागों में मौजूद होता है। ये पाचन तंत्र की जो लैक्टोज जैसी शर्करा है उसको लैक्टिक जो एसिडोस में तोड़ने में मदद करती है, ठीक है। ये दही क्या लिखा है, वे दही और अन्य किण्वित जो खाद्य पदार्थ उसको आहार अनुपूरक जो तथा सौंदर्य उत्पाद उसमें भी यहाँ पर पाए जा सकते हैं। दूसरी ओर हमारे जो प्रीबायोटिक्स हैं ऐसे उत्पाद आमतौर पर जो फाइबर वाले उच्च फाइबर वाले यहाँ पर पदार्थ होते हैं, पदार्थ जो हमारे मानव के आंत में सूक्ष्म जीवों के यहाँ पर भोजन का काम करते हैं, ठीक है। तो हमारे 2 से 3 पॉइंट आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, राइट, ये पढ़ना है प्रोबायोटिक्स। ये आगे दे रखा है जाइलिटोल, ये क्या है, कृत्रिम स्वीटनर जो आपका जाइलिटोल है स्वास्थ्य के सक्षम यहाँ पर पैदा कर सकता है, स्वास्थ्य सक्षम के लिए जोखिम पैदा कर सकता है, ठीक है। ये क्या है देखते हैं इसके में, ये शुगर अल्कोहल है, इसका उपयोग आमतौर पर स्वीटनर के रूप में यहाँ पर किया जाता है। शुगर अल्कोहल में शुगर अणुओं को अल्कोहल अणुओं के गुण में यहाँ पर मौजूद होते हैं, ठीक है। ये शुगर फ्री जो आपके च्युइंगम है मधुमेह रोगी के लिए यहाँ पर अनुकूल खाद्य पदार्थों में यहाँ पर ओरल केयर उत्पादों के समान घटक इसमें माना जाता है। इसके बारे में आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो 3 बात आपको याद रखनी है, कृत्रिम स्वीटनर जो जाइलिटोल है स्वास्थ्य के जोखिम यहाँ पर पैदा कर सकते हैं। आगे देखते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ये क्या सिंड्रोम है, ये देखो इसे वैक्सीन जो हमारा इंड्यूस्ड जो इम्यून हमारे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है इसको यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। ये तब होता है जब किसी व्यक्ति के रक्त के थक्के, ठीक है, रक्त के थक्के बनने के साथ साथ यहाँ पर प्लेटलेट्स की संख्या भी यहाँ पर क्या हो जाती है, कम होने लगती है, ठीक है। तो क्या यहाँ पर ये तब बनता है, उसके बारे में देखते हैं। ये क्या, ये एक हमारा दुर्लभ स्थिति की यहाँ पर मतलब बात बताता है, ठीक है। और इसमें शरीर की कहीं कहीं पर रक्त के थक्के भी बन जाते हैं, ठीक है। ये किसी व्यक्ति के मस्तिष्क, पेट, फेफड़े, धमनी आदि को भी यहाँ पर प्रभावित कर सकता है। आपसे बोलेगा ये सिर्फ हमारा व्यक्ति के मस्तिष्क को यहाँ पर प्रभावित करेगा, तो क्या है, मस्तिष्क को नहीं, यहाँ पर भी और भी जो भाग है उसको भी प्रभावित कर सकेगा, ठीक है। ये एक हमारा दुर्लभ स्थिति, अब ये बोलेगा कि जो ये स्थिति है इतनी दुर्लभ नहीं है, ठीक है, या कुछ टाइम बाद आपका ठीक हो सकता है, मतलब ज़्यादा ट्रीटमेंट बिना कराए, तो क्या गलत होगा क्योंकि दुर्लभ स्थिति है, इसमें शरीर के कहीं कहीं थक्के भी बन सकते हैं। यहाँ पे बोलेगा इसमें थक्के बनने का यहाँ पर कोई उपाय नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कुछ पॉइंट आपको याद रख लेना है। वजन घटाने वाली दवाएं यहाँ पर हैं। वजन घटाने दवाएं जैसे कैसे काम करती हैं, वजन घटाने दवाएं जो हमारी ग्लूकागन लाइफ जो हमारे पेंटाइड 1 है, इसके नमक जो हार्मोन्स हैं इसके कारणों की नकल करती है, ठीक है। ग्लूकागन लाइफ जो पेंटाइड है इसके मनुष्य में 3 प्रमुख ऊतकों में यथा आंत की जो हमारे एंडोकाइन है इसकी एल कोशिकाओं में, अग्नाशय की ए कोशिकाओं में होती है, अल्फा कोशिकाओं में, और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र उसमें स्रावित होती है, ठीक है। ये कुछ हमारा खास नहीं है, पूछिएगा नहीं, हटा दो इसको, हटा देते हैं टॉपिक को, ठीक है। यहाँ पर बस जो दवा था उसके कारण यहाँ पे न्यूज़ में आया था वो दे रखा है, पेपर में आपसे नहीं पूछेगा ये सब।
आगे देखते हैं अल्ट्रासाउंड तकनीक हमारा इंपॉर्टेंट है। अल्ट्रासाउंड तकनीकी जो हमारा है ये शरीर के भीतर के अंगों को देखने के लिए हाई फ्रिक्वेंसी जो होती है, जो 20 के जेट से ऊपर की ध्वनि जो तरंगे हैं उसको यहाँ पर देख सकती है। ठीक है, इस तकनीकी के लिए यहाँ पर रेडिएशन का उपयोग नहीं होता, इस तकनीकी के किसी भी रेडिएशन का उपयोग नहीं होगा। इसे एक सुरक्षित प्रभावी उपकरण बनाएगा। ठीक है, जो इसे एक सुरक्षित प्रभावी उपकरण बनाएगा। कार्य सिद्धांत क्या होगा? कार्य हमारा जो सिद्धांत इसमें होगा पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर आधारित होगा ये, राइट। इसका उपयोग बीमारियों की जांच के लिए अल्ट्रासाउंड जो हमारी इमेजिंग अंडर वाटर जो हमारे इकोसिस्टम है उसमें ध्वनि अल्ट्रासाउंड जो सोनार बोलते हैं, इसमें जो विभिन्न सामग्री उसको नुकसान पहुंचाए बिना यहाँ पर परीक्षण को वेल्डिंग क्लीनिंग यहाँ पर कर सकता है। ठीक है, तो कुछ बातें आपको याद रखनी अल्ट्रासाउंड के बारे में, और आपको पता भी होना, कुछ बातें पता भी होंगी इसमें से एक दो बातें आपको। ठीक है, जो नहीं बताएं वो आप यहाँ पर अल्ट्रासाउंड करके 20 के जेट की यहाँ पर ध्वनि वो भी नोट कर सकते हो। कभी कभी एग्जाम में पूछता है, जरूरी नहीं कि आप यूपी नोट्स बनाया तो यूपीएससी में आप यूपीपीसीएस में आप नहीं कर सकते हो। यूपी पीसीएस बीपीएससी है, ठीक है, और भी स्टेट की एग्जाम राजस्थान पीसीएस है ना, तो वो सब एग्जाम में भी आप कर सकते हो। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा, यहाँ से आपको ये पूछेगा ये चीज़, तो ये भी आप नोट कर सकते हो, तो आपका काफ़ी हेल्पफुल रहेगा यहाँ पे अल्ट्रासाउंड तकनीकी के बारे में। ठीक है, आगे देखते हैं मेथनॉल। मेथनॉल क्या है? मेथनॉल का हमारा फार्मूला क्या होता है? CH3OH। ठीक है, इसे वुड एल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। विशेषताएं क्या होती हैं? मेथनॉल में हल्की मीठी तीखी गंध होती है। ठीक है, और इसकी कुछ हद तक एथिल अल्कोहल के समान यहाँ पर मानी जाती है। ये रंगीन और काफ़ी हद तक अस्थिर होती है। ठीक है, जल में पूरी तरह से घुल जाती है। इसी हिमांक कम करने के लिए यहाँ पर जो यानी द्रव को जमने से रोकने के लिए यहाँ पर एजेंट के रूप में यहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं। उपयोग पेंट, वार्निश, विलायक, ठीक है, उसके रूप में यहाँ पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, प्रभाव क्या होगा? मेथनॉल की थोड़ी सी मात्रा के सेवन से दृष्टिहीनता कारण बन सकता है। अधिक मात्रा में सेवन करने से जान भी जा सकती है ना, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं एथिलीन ऑक्साइड। ये क्या है? देखो, एथिलीन ऑक्साइड ये एक हमारी रंगीन आकर्षक गंध वाली ज्वलनशील गैस होती है। इसका उपयोग एंटी फ्रीज, वस्त्र उद्योग, प्लास्टिक जो डिटर्जेंट है वो, ठीक है, और आपका एडहेसिव सहित यहाँ पर जो केमिकल्स उसके निर्माण के लिए यहाँ पर करते हैं इसका उपयोग। ठीक है, अनुपयोग के जैसे कीटनाशक के रूप में भी इसका उपयोग यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव होगा? इसमें संपर्क में लंबे समय तक रहने से आंखों, त्वचा और श्वसन पर मार्ग में जलन होने लगती है। ठीक है, इसके साथ ही मनुष्यों के लिए कैंसर कार्य भी हो सकता है। ठीक है, एथिलीन उपयोग पर यहाँ पर FSSAI उसके निर्देश क्या थे? इसमें निर्देश है कि जो फल हैं उसमें कृत्रिम रूप से यहाँ पर पकाने के लिए एथिलीन का उपयोग की अनुमति दी है। हालांकि इसकी सांद्रता 100 ppm जो है पर हमारा जो मिलियन भाग है उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। कुछ यहाँ पर टर्म कंडीशन भी दी है इसने। ठीक है, एथिलीन गैस किसी भी स्रोत को फलों के संपर्क में नहीं आनी चाहिए। आगे देखते हैं कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड के बारे में, इसे बुझे चूने या क्विक लाइम को कोक के साथ गर्म करने के तैयार किया जाता है। इसे एसिटिलीन गैस उत्सर्जित करता है और इस गैस में आर्सेनिक और फास्फोरस हानिकारक अंश यहाँ पर क्या मिले होते हैं। खाद्य सुरक्षा और मानक बिक्री जो निषेध हमारा जो अधिनियम है 2011 उसके तहत फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, याद रखना कौन सी गैस पर यहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया ये। ठीक है, और कितना यहाँ पर हमारा जो डेटा को यहाँ पर दे रखा है, क्या यहाँ पर टर्म कंडीशन दे रखी है वो भी आपको यहाँ पर देखना है, राइट, कार्बाइड के बारे में। और ज़्यादा कुछ खास यहाँ से नहीं पढ़ना है आपका। ठीक है, कुलिएशन ऑफ द एपिडेमिक जो प्रिपेयर्डनेस होते हैं इसको देखते हैं, ये क्या एलिमेंट्स क्या है, ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये हटाते हैं इसको टॉपिक को। आगे देखते हैं वैक्सीन और टीकाकरण के लिए वैश्विक गठबंधन, ये थोड़ा सा हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखते हैं ये GAVI के बारे में। उत्पत्ति जनवरी 2000 में हुई थी। उद्देश्य इसका क्या है? इसे टीकाकरण पर विस्तारित कार्यक्रम, EPI के प्रभाव का विस्तार करने और दुनिया के सबसे गरीब देश को टीकाकरण कवरेज को बढ़ाने के लिए यहाँ पर इसे मदद करने के स्थापित किया गया था। सदस्य क्या होंगे? इस अलायंस के मुख्य संस्थापक सदस्यों में WHO, यूनिसेफ और बिल एंड लिंडा गेट्स फाउंडेशन, ये भी इसमें शामिल होंगे। आपसे बोलेगा सिर्फ इसमें जो हमारा WHO द्वारा यहाँ पे बनाया गया या फिर किया गया इसका उपयोग। ठीक है, तो आपको याद रखना है कौन कौन यहाँ पे है। जनवरी 2000 में इसका 25 साल पूरा हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका देखो थोड़ा सा डीप में जाके भी पढ़ सकते हो, GAVI, राइट, GAVI। इसका आप हो सकेगा तो मैं इसका नोट्स देखता हूँ, अगर मिलेगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, GAVI में लिख लेता हूँ, ग्लोबल अलायंस, बाकी मैं नोट कर लिया मैंने, इसका होगा तो PDF भी आपको शेयर कर दूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। 25 साल इसका पूरा हो गया है। ठीक है, तो जिसका भी 25 साल, 20 साल, 50 साल पूरा हो रहा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको डीप में जाके और आपको पढ़ना है। हो सकेगा मैं आपको प्रोवाइड करूँगा टेलीग्राम पे, राइट। देखते हैं आगे, और यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है खत्म हो गया। अगला टॉपिक स्टार्ट होगा हमारा जो 7th नंबर है, वैकल्पिक ऊर्जा। ठीक है, वो स्टार्ट करेंगे टॉपिक जो हमारा पार्ट नंबर ये 4 करा रहा था मैं,
पार्ट नंबर 5 में। हो सकेगा तो 5 में इसको पूरा खत्म कर देंगे, नहीं तो इसको 6 तक ले जाएंगे, ठीक है। जितना सही लगेगा मैं इसको अपने अकॉर्डिंग देख लूँगा। 1 आवर तक अगर रहेगा तो इसमें इसको खत्म कर देंगे, राइट। कोई और डाउट रहता है नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हो। और आपका जो यहाँ पर डेली टारगेट चल रहा है, ठीक है, मॉर्निंग में डेली टारगेट में लेके आया था, काफ़ी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं, वहाँ पे जुड़ सकते हो, राइट। क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या रोज डेली आपको शेड्यूल फॉलो करना है, वो सब मैं आपको बताता रहता हूँ, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।